हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। दिस इज ब्योमकेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही की क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 10 या फिर बोल सकते हो आप ही के फिजिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1। नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में मजा आने वाला है क्योंकि फिजिक्स है और फिजिक्स को फील किया जाता है कि जो मैं कराने वाला हूं। लाइट क्या है? उजाला है, रोशनी है, तुम जो चाहे बोल सकते हो। तो वो का दो फेनोमेना है, उसका दो फेनोमेना है। किसका? लाइट का। तो वो फेनोमेना मतलब क्या? दो घटना है जो ये करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मेनली। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन तो बहुत लोगों ने सुना होगा, पता भी होगा, पर रिफ्रैक्शन बहुतों के लिए और आपके क्लास में से बहुतों के लिए नया होगा। कोई पढ़ चुका होगा तो उसके लिए नहीं होगा, पर फिर भी हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपोर्टेंट नोट्स के लिंक के नीचे मिल जाएगा। क्लियर? इंपोर्टेंट नोट्स हम देते हैं जो कि बहुत हैवी फीस लेने वाले इंस्टीट्यूट के नोट्स हम फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो चलो देखते हैं लाइट है क्या। तो लाइट इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। पहले ये जान लो कि हम जो देख सकते हैं किसी भी चीज को, वो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। अगर हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं तो लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। और अगर कोई बोलता है कि अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता, तो किसके लिए नहीं देता? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होता, और जब लाइट नहीं होगा तो हमें दिखाई भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगा तो वो लाइट उसके गिरने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगा, और ये जब हमारे आंखों में आता है, किसके आंखों में? हमारे आंखों में। ये मान लो आंख है, तो हमारे आंखों में जब ये लाइट घुसेगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो इसलिए जब लाइट नहीं होता तो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि सुबह के टाइम या फिर मॉर्निंग के टाइम तो हमें सनलाइट मिल जाता है जिससे हम देख सकते हैं, पर रात के टाइम हमें बल्ब जलाना पड़ता है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए या फिर देखने के लिए, या फिर टॉर्च मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लाइट एब्सेंट होता है, तो हम अपने तरफ से लाइट देते हैं। तो लाइट का कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है, तुम समझ गए। मिरर में जो हम अपनी क्या देखते हैं? पिक्चर देखते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन देखते हैं, वो भी क्या है? लाइट की वजह से होता है। और वही फेनोमेना रिफ्लेक्शन है, वो हम देखने वाले हैं। तो पहले लाइट का डेफिनेशन देखो। लाइट इज ए इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट एक इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देता। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक मान लो ए है यहां पे, और मान लो दूसरा बी है, दूसरा बी है। ये बड़ा वाला है और ये ए छोटा वाला है, और ये बी के इस तरफ ही एक छोटा वाला ऑब्जेक्ट क्या है? सी है मान लो। तो ए को बी नहीं दिखने वाला क्योंकि उसके बीच में एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट क्या आया है? बी। ए को सी नहीं दिखने वाला क्योंकि उसके बीच में बी आ गया है। जैसे कि अगर मान लो दो बंदे इधर उधर हैं और उनके बीच में मान लो कोई भीड़ आ गया, तो उधर से उधर नहीं दिखता। हाँ सर, वो अगर ऊंचा होगा बहुत तो देख पाएगा। नहीं, वो बात नहीं बोल रहा हूं, मतलब उनके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो वो विजिबल है। पर जिनके आर पार क्या दिखाई देता है? इनविजिबल है, मतलब कुछ हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बीच में कुछ है। जैसा कि एयर है, एयर क्या है? इनविजिबल है, हमें उसके आर पार नहीं दिखता। हमारे चारों तरफ एयर है, पर मैं देख पा रहा हूं कि एयर के बगल में क्या है। मैं कैमरा को देख नहीं पाता। अगर एयर इनविजिबल नहीं होता तो मैं कैमरा को नहीं देख पाता। क्लियर? वैसे ही जब एक बंदा आ जाएगा तो हमें नहीं दिखेगा, पर जो लाइट होता है हमारे चारों तरफ, अभी भी लाइट में मैं बैठा हूं पर फिर भी मैं कैमरा को देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि लाइट इनविजिबल है, और ये एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी का एक फॉर्म है कौन? लाइट। और इसके वजह से विजन मतलब हम देख पाते हैं। लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट को दो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, एक है पार्टिकल, एक है वेव्स। उसमें डिटेल मत जाना, कोई जरूरत नहीं है। और इसके वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब ये क्या है? तो ये तुम 12th में अकेला एक चैप्टर बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल के, तो 12th में पढ़ोगे। बस अभी ये बात एक जान अनुज्ञान के लिए एनटीएससी में पूछा जाए इसलिए मैंने लिख दिया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर कंपिटिटिव या फिर ओलंपियाड में तुम अगर जाते हो तो लाइट का मीडियम क्या है? तो लाइट का मीडियम वो है जो नाम है उसका, मतलब मैंने क्या बोला? लाइट का मीडियम। तो लाइट के मीडियम को हम बोलते हैं मीडियम ऑफ लाइट। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादातर हमें पता है कि लाइट 3 मीडियम होता है इन टोटल अगर लाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। एक तो जिसके आर पार लाइट पास कर सकता है, जैसे कि ग्लास हो गया, या फिर व्हाइट क्लियर पॉलीथीन हो गया,
विंडोज हो गए, बहुत से जो कार के विंडोज होते हैं उसके आर पार अगर टॉर्च मारे अंदर से तो बाहर भी टॉर्च मतलब पास कर पाता है कौन, लाइट। तो वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांसल्यूसेंट मीडियम बोल सकते हो, जिसके आर पार तो हम देख सकते हैं पर अच्छी से नहीं देख सकते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक पेपर लेंगे उसमें थोड़ा ऑयल अगर डाल देंगे तो उसके अंदर आर पार हम देख सकते हैं पर अच्छे से नहीं दिखता, बहुत धुंधला टाइप का दिखता है, बहुत धुंधला दिखता है, थोड़ा सा नहीं बहुत धुंधला दिखता है, पर आर पार पता चलता है कि उस तरफ लाइट है या फिर नहीं है। क्लियर। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे वुड हो गया, वुड के आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते। ग्लास के आर पार देख सकते हो तो वो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट। जिसके आधा मतलब देख सकते हैं पर अच्छे से नहीं देख सकते, वो हो गया ट्रांसल्यूसेंट। और जिसके आर पार देख ही नहीं सकते वो क्या हो गया, वो हो गया ओपेक। जिसमें चेयर, डेस्क, वुड जो फर्नीचर है या फिर तुम्हारा कैमरा है, कैमरा स्क्रीन और लेंस में वो एक मीडियम के थ्रू आता है, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पर उसमें जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट है। इवन इफ मैं जिसमें लिख रहा हूं, तुम्हारा जो बोर्ड है, स्क्रीन है, ये सभी ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ओपेक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो पहले तो जानते हैं कि इंटरफेस क्या होता है, तो किन दोनों के बीच मिला हुआ वो जगह, मीडियम। दो मीडिया मतलब क्या है, एक मेरा हाथ है मान लो और दूसरा ये पेन है, तो ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं ये क्या है, उनका इंटरफेस है। कहां पे, ये पाम मेरा जो हाथ है इसके इस जगह पे और ये पेन के इस जगह पे ये लोग मिल रहे हैं, तो ये क्या है, इनका इंटरफेस है जहां पे वो लग के हैं। तो ऐसे अगर मैं अपने हाथ को एयर में दिख रहा हूं तो मेरा हाथ चारों तरफ से एयर से घिरा हुआ है, तो इसका इंटरफेस पूरा मेरा हाथ का सरफेस है। क्लियर। वैसे ही यहां पे एक चीज रखा गया है जिसको ऐसे डॉटेड लाइन में बताया गया है, तुम देख सकते हो, ये देखो डॉटेड लाइन में। तो ये एक चीज क्या है, एयर से घिरा हुआ है और यहां पे इंटरफेस कौन सा है, इसका सरफेस और एयर, क्योंकि ये एयर में होगा। हमारे एनवायरमेंट में चारों तरफ एयर है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एयर से घिरा हुआ है। तो वो जो दो मीडियम है, एक एयर और दूसरा ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जब लाइट मान लो एयर में ट्रेवल कर रहा है तो वो सीधा सीधा जाएगा। पर अगर वो एयर एक मीडियम है, उससे अगर और एक मीडियम में जा रहा है, जैसे कोई ग्लास हो गया, ग्लास स्लैब हो गया, प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया, मिरर हो गया, मिरर भी एक अलग एक ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे जब वो जाता है वो दो फेनोमेना शो करता है। एक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करना, जो तुम्हें पता है जब तुम मिरर में लेके टॉर्च मारोगे तो तुम या फिर फ्लैश मार सकते हो मोबाइल का, तो तुम्हें पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। लाइट जाएगा फिर रिटर्न भी करेगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर। पर रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन थोड़ा अलग सा फेनोमेना है। जैसे तुम डायग्राम देख रहे होगे, एक इंसिडेंट रे आया, यहां पे देखो ये रे आया, फिर यहां से लौट गया तो उसको रिफ्लेक्शन बोले, पर अंदर घुस गया और थोड़ा उसका एंगल चेंज किया, डेविएट हो गया, मतलब ऐसे जा रहा था पर यहां पे टकरा गया तो ऐसे होके फिर चला गया। ऐसे जा रहा था, मान लो यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, चलो ऐसे एक लाइन जा रहा था पर यहां पे कुछ टकराव आ गया तो ऐसे हो गया, तो उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर। डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहां से घबराने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आएगा जब डिटेल में विद डेफिनेशन विद डायग्राम डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर। तो पहले इतना जान लो, ये ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया बस। तो अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको डिटेल में जाएंगे, फिर रिफ्रैक्शन को भी डिटेल में जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत आसान चीज है, देखो कैसे। यहां पे एक डायग्राम दिया गया है रिफ्लेक्शन का, तुम जहां से समझ सकते हो। तो यहां पे एक मिरर रखा गया है। क्लियर। क्या रखा गया है, एक मिरर रखा गया है। तो ये मिरर में तुम्हें क्या करना है, ये एक मिरर है, ये किससे घिरा हुआ है, एयर से। एक मीडियम क्या है, एयर, दूसरा मीडियम क्या है, मिरर। तो दो मीडियम हुए, उनके इंटरफेस कहां होंगे, जहां पे ये दोनों मिलते होंगे। और तुम्हें पता है कि रिफ्लेक्ट कहां पे होता है, मिरर के स्मूथ सरफेस में। जहां पे लाइन खींचा गया है वो मिरर का बैक साइड है, जहां पे सिल्वर कोटिंग होता है और उसको फिक्स करते हैं, जिसके वजह से उसका ऑपोजिट साइड में रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जहां से तुम अपनी तस्वीर देखते हो, जहां पे तुम अपना मुखौटा देख के लोग मेकअप करते हैं या फिर शेविंग होते हैं या फिर हेयर कट करवाते हैं, वो वाला जो स्मूथ सरफेस है, वहां पे जब लाइट टकराएगा, कैसे टकराएगा, ये इंसिडेंट रे जो है ऐसे थोड़ा तिरछा होकर टकरा रहा है, देखो यहां पे ये जो है कौन सा, इंसिडेंट रे। और फिर टकराने के बाद कहां से आया लाइट, एयर वाले मीडियम से। किस मीडियम की ओर जा रहा था, मिरर वाले मीडियम की ओर। पर मिरर वाले मीडियम में वो घुस नहीं पाया, उसके सरफेस से ही फिर बैक कर गया,
उसके सरफेस से ही बैक कर गया। तुम जब लाइट मारोगे तुम्हें पता चलेगा कि लाइट फिर बाउंस कर रहा है, एक मतलब ऐसे मारोगे तो फिर ऐसे निकल जाएगा, जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है। क्लियर? तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसी प्रोसेस को जहां पे एक लाइट एक मीडियम से जाके दूसरे मीडियम में घुस नहीं पाता है, बल्कि उसके बाउंड्री से या फिर दोनों के इंटरफेस से फिर बैक रिटर्न कर लेता है, उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो ए रे ऑफ लाइट व्हिच ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मिरर, तो जब रे ऑफ लाइट मिरर की ओर गया, जो तुमने टॉर्च से निकाला जो रे, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इंसिडेंट या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस जगह से गया वो टॉर्च है। मान लो टॉर्च है, हम एग्जांपल लिए हैं, वो अगर टॉर्च है तो वो जो रे गया उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्लियर? और इंसिडेंट पॉइंट किसको बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं द पॉइंट ऑन मिरर Where an incident ray strikes, तो जब वो रे जाता है मिरर के जिस जगह पे वो टकराएगा और फिर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जिस जगह पे वो छुएगा मिरर को, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और वो छूने के बाद जब एक रे फिर बैक करता है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, तो वो बैक करने वाले रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? सर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि एक ही जगह पे जहां पे वो इंसिडेंट कर रहा है, टकरा रहा है, वहीं से लौट रहा है। क्लियर? अब देखते हैं कि एंगल क्या है। तो एंगल जानने से पहले तुम्हें एक चीज जानना पड़ेगा, नॉर्मल। इंसिडेंस रे पता चल गया, जो रे में लाइट जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे, जिस रे में लाइट लौटेगा। क्लियर? नॉर्मल कौन सा होगा? एक मिरर मान लो है, यहां पे तुम मिरर देख सकते हो, तो इस मिरर पे अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हम कुछ बना रहे हैं, जैसे और एक मिरर मैंने ड्रॉ कर दिया, यहां पे परपेंडिकुलर मतलब ऐसे सीधे 90 डिग्री में अगर कोई लाइन इमेजिन करेंगे हम, वो असल में होता नहीं है, मिरर से कभी निकला हुआ होता है कोई डंडा नहीं, पर इमेजिन करने पर एक परपेंडिकुलर जो होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जबकि डायग्राम में लिखा गया है तुम्हारे, जो कि तुम देख सकते हो, यहां पे दिख रहा होगा जो स्क्रीन है मेरे पीछे वाले, तो उसी नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? वो नॉर्मल के साथ जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई एंगल बनाएगा तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ये आई डोनेट कर दिया। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगा कौन? नॉर्मल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। क्लियर? और इसी के साथ ये टर्म तुम्हारा जानना खत्म। ये डेफिनेशन जो सब है नोट कर लो, और इसको याद कर गया ना, बहुत इजी है, मैंने समझा दिया, तुम्हारे मुंह जुबानी याद हो जाएगा, तो एग्जाम में इससे अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि कुछ लॉस होता है, जैसे हमारे लाइफ में कुछ लॉस है, हमारे जो ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक कुछ रूल्स हैं, रूल्स, लॉ मतलब क्या? रूल्स, जो नियम है, जो कि हमारे देश में भी है, अलग अलग देश में अलग अलग लॉस होते हैं, वैसे रिफ्लेक्शन का भी कुछ लॉ है, जो ये लाइट लोग जब इंसिडेंस होती है या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब वैल्यू करते हैं, इसको मानते हैं। तो पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा था? जो एंगल इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच बन रहा था, वो वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने दिखा दिया है तुम्हें फिलहाल डायग्राम में। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जब एक नॉर्मल एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों एंगल किसी भी केस में हमेशा क्या होंगे? सेम होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। क्लियर? पहला लॉ ये था। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, जो रे आके टकराया मिरर से, जो रे ऑफ लाइट आके टकराया कहां पे? मिरर पे, वो। और नॉर्मल क्या था? परपेंडिकुलर टू मिरर, जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया है और तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो। और क्या? रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंस होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे से लाइट फिर निकल गया मिरर से, इन तीनों जो बोला मैंने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक प्लेन में रहेंगे, मतलब एक जगह पे रहेंगे, जो तुम्हें दिख रहा है। एक पॉइंट से भी वो निकले, एक प्लेन में है, मतलब क्या है? अभी मैं यहां पे जो भी ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे जो लेटर हैं ये एक प्लेन में है, पर हम 2 प्लेन में है। कैसे 2 प्लेन में है हम? तो हम जो है क्या है, हमारा हाइट भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, सब है, पर यहां पे जो है
यहां पे बस एक ही प्लेन में एक पेपर पे इसको ड्रॉ किया जा सकता है। एक पेपर पे इसको एक्सप्लेन किया, मतलब एक ही प्लेन में है, एक जगह पे है, तुम अंदाजा लगा सकती हो। क्लियर? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो मिरर बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है मेजरली, जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, पर मेजरली एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर कौन सा? जो सीधा वाला मिरर, जिससे तुम घर में जो होता है ड्रेसिंग टेबल में, वो होता है प्लेन मिरर होता है। पर बहुत सी जगह पे स्फेरिकल मिरर यूज होता है। कहां पे होता है ये भी देखेंगे। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं। पहले तो जान लेते हैं स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। तो ये वाला डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आया तो मैं और एक तुम्हें सिंपल सा पहले बता देता हूं, उसके बाद कंप्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। तो जो भी स्फेरिकल मतलब क्या? एक स्फीयर से निकला हुआ। स्फीयर मतलब क्या? एक गोला। क्या है स्फीयर मतलब? एक गोला है। इस गोला से एक पीस अगर निकाल देंगे, जैसे इस गोला से मान लो मैंने ये वाला पीस काट दिया, यहां पे काटा हुआ है जो कि तुम देख सकते हो, तो कैसा पीस निकलेगा? ऐसा एक पीस निकलेगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं, ये जो पीस निकला, इसके एक साइड को अगर स्मूथ कर देंगे, एक साइड को स्मूथ कैसे किया जाता है, मिरर कैसे बनाया जाता है? किसी भी ग्लास के पीछे अगर सिल्वर पेंट करके उसमें फिर ब्लैक पेंट करके उसको फिक्स करते हैं, एक प्रोसेस होता है, वो जानने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे कुछ प्रोसेस करने पर उसके आगे वाला सरफेस कैसा एक्ट करता है? मिरर के जैसा एक्ट करता है। तो इसलिए बोला गया है स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? पार्ट है। किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? एक स्फीयर का। स्फीयर मतलब क्या? जो तुम्हारा टेनिस बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सबके जो शेप है ये स्फेरिकल शेप है। तो इनमें से अगर एक पार्ट हम काट दो, कहीं से भी कैसे भी काट दो, तो वो जो निकलेगा हिस्सा, एक हिस्सा जो छोटा वाला हो बड़ा वाला हो, ये क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है। क्या बोलते हैं उसको? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए डेंटिस्ट यूज्ड ए कर्व मिरर टू एग्जामिन द टीथ क्लोजली। तो डेंटिस्ट भी यूज करता है मिरर दांत को अच्छे से देखने के लिए। तो किसमें कौन सा यूज होता है बाद में देखेंगे, ये बस एग्जांपल के लिए एक बता दिया मैंने। तो हमने देखा कैसा शेप निकल रहा है। एक अंदर का शेप है, एक अंदर की तरफ है पार्ट, दूसरा बाहर की तरफ। प्लेन मिरर में दोनों साइड इक्वल है, पर एक में अंदर की तरफ एक साइड है, बाहर की तरफ एक साइड है। तो बहुत के बच्चों का डाउट निकल रहा है होगा कि सर रिफ्लेक्शन किस तरफ होता है, कौन सा तरफ चिकना होता है जहां पे शकल दिखेंगे तो दिखेगा। तो मैं बोल रहा हूं दोनों तरफ होता है। सर दोनों तरफ कैसे? दोनों बार अलग अलग होता है। जिस वाले स्फेरिकल मिरर में अंदर की तरफ स्मूथनेस हो, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। देखो ये जो अंदर की तरफ जो है वो है कनकेव। केव बोले तो गुफा। गुफा क्या होता है? अंदर में होता है। वैसे अंदर की तरफ जिसका रिफ्लेक्शन वो क्या है? कनकेव है। और दूसरा एक होता है कन्वेक्स, जो कि बाहर की तरफ जिसका स्मूथनेस हो। गुफा से यहां पर करना कनकेव मतलब अंदर की तरफ जो हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है कनकेव, और बाहर की तरफ जहां पे हुआ कन्वेक्स। तो अलग अलग यहां पे ड्रॉ कर दिया है जो कि तुम अच्छे तरह से देख सको। क्लियर? ये है कनकेव। देखो और एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये जो है ये है कनकेव। ये बुक के डायग्राम में मत जाओ तुम, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे ओपेक ओपेक करके फिर तुम्हें डरा दिया है। देखो इस तरफ मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर की तरफ जिसका होगा रिफ्लेक्टिंग मतलब रिफ्लेक्शन जहां पे होगा उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? जबकि कन्वेक्स कौन सा होने वाला है? ये कुछ इस तरह का होगा, इसके उल्टा होगा। कनकेव का उल्टा वाला जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये नोट कर सकते हो, यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुम याद कर सकते हो। अंदर गुफा केव कनकेव, बाहर कॉन्वेक्स। क्लियर? और डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है मुझे जो लग रहा है। क्लियर? कन्वेक्स। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो लाइट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कनकेव सरफेस। तो यहां पे देखो सिल्वर कोटिंग नामक एक चीज किया गया है। तो ये सिल्वर कोटिंग क्या है? यहां पे एक डेफिनेशन था मिरर का, कन्वेक्स मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज सिल्वर। तो देखो जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके किस तरफ सिल्वर होता है? सिल्वर मतलब जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, मतलब जिसके अंदर की तरफ सिल्वर होगा तो बाहर चमकीला होगा, वो होता है कन्वेक्स। जो कि डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, बिल्कुल सही डेफिनेशन है।
अब देखते हैं कि मिरर में कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे हमारे इस जगह को कान बोलते हैं, किसी को नाक, किसी को आंख, किसी को सर, किसी को बाल, किसी को दाढ़ी बोलते हैं। वैसे मिरर में भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। तो कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं? पहले देखते हैं कनकेव मिरर में। तो जो कनकेव मिरर है, तुम देख सकते हो उसके अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होगा किसका? लाइट का, और बाहर की तरफ उसका एक सिल्वर कोटिंग किया गया है। ये देखो, ये जो सिल्वर कोटिंग है, ये ऐसे लाइन लाइन में बना दे रहा हूं। इस तरफ क्या होगा? सिल्वर कोटिंग होगा, तो इस तरफ साइन करेगा। जो अंदर की तरफ है, ये साइन करने वाला सरफेस होने वाला है। और उस तरफ जो एक कर्व हुआ है, कर्व एक स्पीयर का पार्ट है। स्पीयर बोले तो तुम सर्किल के साथ कंपेयर कर सकते हो। यहां पे अगर मैं एक सर्किल बनाऊंगा, तो एक सर्किल जब तुम ड्रॉ करोगे एक कॉपी में, तुम हेल्प लेते हो एक कंपास का या फिर एक राउंडर का, तुम जो भी बोलते होगे, तो वहां पे एक पॉइंटर होता है। वो पॉइंटर को जिस सेंटर पॉइंट पे रख के तुम एक राउंड, एक घुमाते हो सर्किल, उस वाले जगह को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे? मिरर के केस में। मतलब वो जो स्पीयर से निकला है वो मिरर, उस स्पीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम बोल सकते हो जहां पे पॉइंटर रख के हम घुमाते हैं कंपास को या फिर राउंडर को, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक देखते हैं द मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर। जो एक मिरर होता है उसका एक मिडिल पॉइंट होगा, और उस वाले मिडिल पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। यहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो। पोल क्या बोलते हैं? सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पोल। क्लियर? तो कनकेव वाले में कौन सा पोल है? ये वाला पोल है। चलो दिखा देता हूं मैं तुम्हें पोल। हाँ, तो ये वाला पोल है, देखो इस जगह पे। और कन्वेक्स में कौन सा पोल है? ये वाला पोल है। क्लियर? सेंटर पॉइंट जिसका जो है वो पोल है। और सिल्वर कोटिंग दिखा दिया। सेंटर देखो, दोनों का ही सेंटर मैंने दिखा दिया, जो कि सेंटर पॉइंट होगा उसके स्पीयर का, जिससे वो निकला है। अब देखते हैं एपर्चर क्या है। तो एपर्चर है साइज ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। तो एक मिरर का साइज कैसे नापते हैं? तुम कितने ऊंचे हो, कैसे नापा जाता है? तुम्हारे पैर से लेके तुम्हारे सर तक जो ऊंचाई होता है वो तुम्हारा हाइट होता है। वैसे मिरर का एपर्चर भी उसका हाइट है। तो उसके ये नीचे वाले पार्ट से, कौन से पार्ट से? ये नीचे वाले पार्ट से मान लो, यहां पे ज्यादा डार्क कर देता हूं जिससे तुम्हें पता चल सके। यहां पे नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट तक ये जो दूरी है, ये जो ऊंचाई है, इसको बोलते हैं एपर्चर। वैसा कनकेव में भी, कन्वेक्स में भी। क्लियर? अब देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया। उन दोनों पॉइंट में अगर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर बोल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो मिरर को इक्वली दो हिस्से में डिवाइड कर देती है। क्लियर? या फिर जो बुक वाला डेफिनेशन है वो ये दिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? डेफिनेशन सारे लिखे हुए हैं, तुम नोट कर सकते हो। कुछ नहीं छोड़ा है, सारा कुछ बता दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर छोड़ दिया बोलोगे तो बता देता हूं। जैसे एक सर्कल में उसके सेंटर से उसके पेरीमीटर तो नहीं बोलेंगे, उसके जो राउंड होता है, उसका जो बाउंड्री लाइन है, उससे जो डिस्टेंस होगा, जैसे यहां पे ड्रॉ करके बता देता हूं। मान लो ये एक सर्कल है, तो यहां पे एक सेंटर है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं आर, रेडियस। और वैसे ही इस मिरर में भी वही डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नॉर्मल सर्किल में बस रेडियस बोलते हैं, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखते हैं कि फोकल लेंथ क्या है। उससे पहले जानना पड़ेगा फोकस क्या है। तो फोकस देखते हैं, चलो। तो एक पहला वाला जो एक केस में ये है एक कनकेव मिरर। क्या है ये? एक कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और जो नीचे में दिया गया है वो एक कन्वेक्स मिरर है। क्या है? कन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो कनकेव मिरर में फोकस कौन सा पॉइंट है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे मिरर की तरफ आते हैं, पैरेलल मतलब क्या? इक्वी डिस्टेंस। ये अगर मेरा हाथ है तो मेरा दोनों हाथ अभी पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस पे, सीधे सीधे हैं। यहां पे जैसे लाइन तुम्हें दिख रहा है कि ये दो लाइन देखो पैरेलल है। ये सारे जो 5 लाइन है, ये बीच वाला तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर के दो, नीचे के दो, सारे क्या है? पैरेलल हैं। तो ये जितने भी पैरेलल रेस अगर हम छोड़ेंगे मिरर की तरफ, किससे पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो जब रिफ्लेक्ट होंगे, उनका जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो एक पॉइंट पे मीट करने वाले हैं, एक जगह पे वो कन्वर्ज होंगे, मतलब मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और वो जो एक जगह पे मिलेंगे उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ फोकस। किसमें? कनकेव मिरर में। पर कन्वेक्स मिरर में क्या होता है?
जब वहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बहुत सारे रेस छोड़ दिए जाते हैं, किसकी तरफ? मिरर की तरफ, तो सारे रेस वहां पे डाइवर्ज करते, कन्वर्ज नहीं, दूर दूर भागते हैं और वो क्या मिरर से दूर भागे। तो अगर उनसे एक लाइन इमेजिन करेंगे, उनको प्रतीत बनाएंगे। प्रतीत मतलब क्या होता है? मान लो एक लाइन ऐसे चला गया, इस तरफ चला गया, तो इसका प्रतीत कैसे बनेंगे? ऐसा डॉट डॉट करके पीछे पीछे अगर लाएंगे तो वो उसके पीछे अगर जाता तो वो ऐसे जाता, हम सोचते हैं। वैसे ही यहां पे जो दूर चला गया मिरर से, अगर वो मिरर की तरफ जाता तो कैसा जाता? उसका उल्टा जाता, बिल्कुल, जो कि बनाया गया है डॉटेड स्ट्रक्चर में। तो वो जाके भी प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट में मिलने वाला है और उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर का फोकस। क्लियर? कनकेव में रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करेगा उसको बोलते हैं फोकस, पर कन्वेक्स में मीट नहीं करेगा, पर अगर उसका क्या बनाएंगे? प्रतीत जो बोलते हैं, उसका पीछे पीछे अगर डटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक जगह पे मीट करेंगे, या फिर तुम बोल सकते हैं कि वो दिखेंगे कि एक जगह पे मीट करते, अगर वो पीछे जाते तो उस जगह को बोलते हैं फोकस। क्लियर? और फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द पॉइंट ऑफ फोकस, या फिर प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो। तो वो फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल प्लेन क्या है? वो जो फोकल लेंथ जिस प्लेन में आता है, द प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड द राइट एंगल्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो मान लो अगर पॉइंट ये प्रिंसिपल फोकस है और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से राइट एंगल अगर एक प्लेन बनेगा तो ऐसा कुछ प्लेन बनेगा। प्लेन मतलब सोच पा रहे हैं, एक पेपर को इमेजिन कर दो, उस वाले प्लेन को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। क्लियर? तो प्रिंसिपल जो फोकल प्लेन है, फोकल प्लेन का डेफिनेशन तुम्हें कंफ्यूज अगर लग रहा है तो रट दो, ये 12th क्लास रे ऑप्टिक्स में क्लियर हो सकता है, मुझे नहीं लगता 10th में हो पाएगा, क्योंकि 10th में उसके बारे में उतना ज्यादा दिया नहीं है, या फिर उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बुक में उतना अच्छे से नहीं दिया है क्या है फोकल प्लेन को, पर एनटीएससी में पूछा जा सकता है। जो एस्पिरेंट्स है वो रट दो, ये डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूं। क्लियर? अब देखते हैं कि तुम्हें पता है मिरर में हमारा क्या बनता है? इमेज बनता है, हमारा एक रिफ्लेक्शन इमेज बनता है, हमारे जैसा ही दिखने वाला हम मिरर में देखते हैं, और उसी चीज को, वो जो इमेज को बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं। जैसे कैसे रूल सर इमेज को बनाने के लिए? तो देखो, जैसे कि पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रहा था मिरर की तरफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कैसे डाइवर्ज कन्वर्ज कर रहा था या फिर डाइवर्ज कर रहा था? वो ऐसे कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा था कि या तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास करे, फोकस पॉइंट से पास करे, या फिर उसका जो नेगेटिव बनाएंगे उसके पीछे की तरफ अगर डॉटेड लाइन बनाएंगे तो वो फोकस की तरफ पास करेगा। तो पैरेलल आएगा तो जरूर उसका पीछे वाला हिस्सा या फिर वो खुद फोकस से पास करेगा। वैसे कहां से लाइट रे आने पर कहां पे क्या करेगा? पास करेगा, कहां से पास करेगा, कैसे वो रिफ्लेक्ट होगा, उसका कुछ रूल है। वो अगर जान गए तो तुम बता सकते हो कि तुम वहां खड़े होगे तो इमेज कहां बनेगा, पीछे खड़े होगे तो कहां बनेगा, आगे खड़े होगे तो कहां बनेगा, साइड में खड़े होगे तो कहां बनेगा, तुम्हें पूरा डिटेल पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि कहां से लाइट रे आने पर कहां रिफ्लेक्ट होता है। तो पहला है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम देख चुके। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो किसके थ्रू पास करेगी? दैट विल पास, या तो पास करेगा या फिर अपीयर टू पास, मतलब उसके पीछे अगर डॉटेड लाइन बनाएंगे तो वो पास करेगा थ्रू द फोकस, फोकस के थ्रू वो पास करेंगे। नेक्स्ट रूल, ए रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करके आ रहा है, या फिर ऐसे आ रहा है कि अगर वो मिरर के पीछे चले जाए, जहां पे यहां पे तुम्हें इमेजिन करने की थोड़ी जरूरत है। देखो यहां पे अगर ये घुस जाता मिरर के अंदर तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास करता, या फिर कनकेव में क्या है पास किया है, कन्वेक्स में अगर घुसता तो पास करता। अगर ऐसे कोई लाइट रे आ रहा है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? वो जैसे आया था बिल्कुल वैसे जाएगा, उसका कोई रिफ्लेक्शन होगा, पर जिस पाथवे में, मतलब मान लो ऐसे आया था फिर लौटेगा भी ऐसे, उसके पाथ में चेंज नहीं होगा। जैसे पैरेलल आने पर फोकस के थ्रू लौटता था, यहां पे जिस पाथ में आया था, मतलब जैसे आया था, देखो ऐसे आया था फिर लौटेगा भी ऐसे। क्लियर? तो ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आए। अब देखते हैं रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो अगर कोई
पॉइंट यहां पे थोड़ा ये लाइन पे जाओगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं बता देता हूं। अगर कोई लाइट रे फोकस के थ्रू आता है, किसके थ्रू? उस टाइम सेंटर ऑफ पहले आया पैरेलल, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, अब आएगा फोकस से पास करते हुए, या फिर ऐसा दिखेगा कि वो फोकस से पार करे अगर मिरर के अंदर घुसता है तो वैसे जब कोई लाइट रे आता है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा। जब पैरेलल आया था तो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट हुआ था, फोकस के थ्रू आएगा तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल उसका उल्टा होगा। क्लियर? समझ गए होंगे? समझदार हो तुम? समझ गए तो लिखो कमेंट में, सर क्रिस्टल क्लियर है कंसेप्ट। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन अभी देखेंगे। तुम्हें रूल पता चल गया, 3 रूल पढ़े, वो बहुत है तुम्हें एक इमेज बनाने के लिए नॉर्मल। तो देखो इमेज कैसे बनता है, पहले तो देखेंगे कन्वेक्स मिरर में। किसमें? कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में किस तरफ होता है? बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। When the object is placed at infinity, then image is formed at focus. अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है मतलब बहुत दूर है, तुम गिन भी नहीं सकते। इन्फिनाइट मतलब क्या है? इन्फिनिटी या फिर इन्फिनाइट मतलब बहुत दूर है, तुम मतलब देख भी नहीं सकते, वो नापा भी नहीं जा सकता, उतना दूर है। तो वो जो इमेज कहां पे बनेगा? इमेज बनेगा फोकस पे। कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। और कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल बनेगा, मतलब रियल इमेज नहीं होगा, वो लगेगा मींस वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इसे टर्म, इसकी आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी। रियल का जो ऑपोजिट होगा वो वर्चुअल होगा, मतलब अनरियल बोल सकते हो। और कैसा बनेगा? इरेक्ट वाला इमेज बनेगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, मतलब मैं ऐसे हूं तो ऐसा ही इमेज बनेगा। और एक होता है इन्वर्टेड, इरेक्ट का ऑपोजिट। इन्वर्टेड में क्या होता है? मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं ना, मैं उल्टा हो जाऊंगा, मेरा पैर ऊपर और मुंह नीचे हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो वर्चुअल इमेज मैक्सिमम टाइम इरेक्ट ही होता है। क्लियर? मतलब सीधा ही होता है वर्चुअल इमेज, जो कि नॉर्मली बनता है। और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, मतलब उसका जो रियल साइज होगा उससे वो बहुत छोटा दिखेगा। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। क्लियर? इरेक्ट मतलब जैसा था वैसा, उल्टा नहीं होगा। इन्वर्टेड लिखा होता तो उल्टा हो जाता। वर्चुअल मतलब रियल नहीं है, वर्चुअल है। क्लियर? When the object is placed between infinity and pole, तो इंफिनिटी और पोल के बीच अगर किसी भी जगह पे एक ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी मतलब क्या? बहुत दूर, या फिर मतलब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है, कुछ जहां पे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है वहां पे बोल के। एंड द इमेज फॉर्म बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो जो इमेज फॉर्म होगा वो किनके बीच होगा? फोकस और पोल के बीच कहीं भी एक हो सकता है। क्लियर है? किनके बीच होगा? फोकस या फिर पोल के बीच। तो देखो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्म समझ गए। और ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, फिर भी छोटा होगा रियल साइड से। और कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो दोनों केस समझ गए, या इसका समराइज भी मैं कराने वाला हूं, चिंता मत करो। कन्वेक्स मिरर का यूज क्या है? तो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स। तो जो ऑटोमोबाइल्स है, क्या है? कार्स हो गया, बाइक हो गया, उसके जो रियर व्यू मिरर होते हैं जिससे पीछे देखा जाता है, बहुत लोग अपना बाल भी ठीक कर देते हैं उससे, ज्यादातर लड़के लोग ज्यादातर करते हैं जो यंग एज में होते हैं। एंड ट्रक्स एंड बसेस, ट्रक्स और बस में जो वाला है मिरर के पीछे देखने के लिए, वो वाले मिरर को बोला जाता है कौन सा? कन्वेक्स मिरर वहां पे यूज होता है, जो ट्रैफिक हमारे पीछे देखने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लैम्प। तो बहुत सारे स्ट्रीट लैम्प में भी ये यूज हुआ होता है। बल्ब के अंदर एक मिरर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि कन्वेक्स मिरर होता है। वो छोड़ो, ये मैक्सिमम यूज होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। क्लियर? और वहां पे एक चीज दिखा होता है, ऑब्जेक्ट दे अपीयर इन द मिरर मे बी क्लोजर टू देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर, जो ऑब्जेक्ट है मिरर पे, वहां पे एक लाइन स्पष्ट आकार में अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है कि जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो आपको जितना दूर दिख रहा है वो शायद उससे पास भी हो सकता है। वो आपकी सावधानी के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे देखा कि कन्वेक्स मिरर जो है वहां पे हर वक्त कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है? वहां पे इमेज डिमिनिश्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब छोटा वाला इमेज फॉर्म हो रहा है। इसलिए तो हम भास्ट ट्रैफिक को देख पाएंगे। वहां पे प्लेन मिरर लगाएंगे तो किसी का हेलमेट दिखाई देगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब बहुत छोटा पर्सन दिखाई देगा, पर ज्यादा एरिया को कवर करे बोल के कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। और वहां पे इसलिए बड़े डिस्टेंस को भी बहुत कम दिखा देगा, और या फिर बहुत छोटे डिस्टेंस को भी बड़ा दिखा सकता है। तो उससे अनुमान मत लगाना कि गाड़ी तुमसे कितना दूर है।
क्लियर, वो एक वार्निंग होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है, तो इसके बहुत से कंडीशन है। देखो, जब एक ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, देखो फोकस कौन सा है, यहां पे पैरेलल आने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच एक पॉइंट होता है फोकस, तो फोकस और पोल के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे फॉर्म होगा। और ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। जैसे देखते हैं सर ये वर्चुअल का मतलब, तो मैं तुम्हें एक अंदाजा दिखा देता हूं। तुम मिरर के सामने ही जाना, जब तुम ये हाथ उठाओगे, जो भी हाथ उठाओगे, तो मिरर में भी तुम्हारा उसी साइड का हाथ उठना चाहिए। जबकि तुम अगर मिरर में तुम जैसे फेस की हो, अगर ऐसे उल्टा हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा ये हाथ रियल में उठ रहा था, पर मिरर ने ये हाथ उठाने पर ये हाथ ना उठाकर वही हाथ उठा दिया, तो वो इरेक्ट है, जो कि मिररलेस। सुनो, इसका बेस्ट एग्जांपल कहां पे देखा जा सकता है पता है, एक मिरर वाला कैमरा होता है, मिररलेस मोड होता है, एक मिरर वाला मोड होता है, तो दोनों मोड में अलग अलग होती है चीजें, तो वहां पे ज्यादा स्पेसिफाई किया जा सकता है। पर तो मुझे नहीं लगता, मिररलेस कैमरा वेरी मच एक्सपेंसिव, तो किसी के पास होगा है तो ट्रायल कर सकते हो, या फिर मैं जैसे नॉर्मल बता रहा हूं यार कि तुम खुद करके देखना कि मिरर के सामने जो हाथ तुम उठाओगे तुम्हारा उसी साइड का हाथ उठेगा, जबकि अगर तुम वैसे उल्टे अगर मूव करोगे तो तुम्हारा दूसरा हाथ उठना चाहिए था। क्लियर, क्लियर है ना, तुम मिरर के सामने जाके ट्राई करो, क्लियर हो जाएगा। तो जब पोल और फोकस के बीच कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर। और कैसा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वहां पे डिमिनिश्ड था मतलब छोटा, पर यहां पे ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा दिखेगा ऑब्जेक्ट, क्या इमेज। When the object is placed at the focus, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे करेक्ट फोकस पे ही प्लेस होगा तो इमेज बहुत दूर फॉर्म होगा, इंफिनिटी मतलब बहुत डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, किसमें, कनकेव मिरर के केस में। और ये जो इमेज होगा कैसा दिखेगा, द इमेज इज एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, तो ये जो इमेज होगा बहुत बड़ा दिखेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट से बहुत 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 बड़ा दिखेगा। क्लियर। अब देखते हैं थर्ड केस, तो यहां पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहले देखिए क्या यहां पे पोल और फोकस के बीच, मतलब दूर दूर ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, फिर फोकस पे खड़े की, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच खड़ा कर रहे हैं, तो यहां पे इमेज कौन सा दिखने के लिए मिल रहा है, तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और बड़ा, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा मैग्नीफाइड इमेज है, रियल है पर कैसा, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड बोले तो क्या, उल्टा, कैसा, उल्टा, मतलब पैर की जगह सर होगा और सर की जगह पैर, मतलब उल्टा हो जाएगा इमेज। क्लियर, कहां पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। और ये जो इमेज होगा ये कहां पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी, कहां पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। कहां पे फॉर्म होता था, फोकस पे खड़े होने पर इन्फिनिटी के पे फॉर्म होता था इमेज, पर यहां पे द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस पार फॉर्म होगा, पर इन्फिनिटी पे नहीं, थोड़ा फाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। क्लियर। अब देखते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में खड़ा कर देंगे तो when the object is placed at center of curvature then the image is formed at center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइन निकलता है तो लौटता भी वैसे है, और वहां पे कोई ऑब्जेक्ट अगर खड़ा होगा तो वो क्या दिखेगा, भी वैसा नहीं दिखेगा, इमेज भी वो उसी जगह पे फॉर्म होगा जहां पे वो खड़ा होगा, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज फॉर्म होने वाला है। और जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा पर इन्वर्टेड होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। मतलब अगर खुद को सीधा का सीधा देखना चाहते हो तो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है और इरेक्ट इमेज होता है, जबकि जब रियल इमेज बन जाता है तो वो इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है इमेज। एंड इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के साइज के साथ सेम होगा इमेज का साइज। अब देखते हैं, चलो थोड़ा और एक दो कंडीशन है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा दूर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो जो इमेज फॉर्म होगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच फॉर्म होगा, और कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। वहां पे सेम साइज था, देखो अभी साइज छोटा होता जा रहा है, जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा उसका इमेज का साइज उतना छोटा छोटा होते आएगा। क्लियर। और कहां पे फॉर्म होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म होगा। क्लियर है तुम्हें, मुझे लगता तो है क्लियर हो जाना चाहिए। When the object is placed at infinity, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रख देते हैं, बहुत दूर रख देते हैं, तो वो जो इमेज फॉर्म होगा वो फोकस पे फॉर्म होगा।
क्लियर? और कैसा इमेज? रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। तो रियल होगा, उल्टा होगा, पर बहुत छोटा इमेज फॉर्म होगा। तो ये देखो समरी है टोटल जितना भी था, किसका? कनकेव का। तो इंफिनिटी पे कहां पे इमेज फॉर्म होगा, कैसा साइज होगा उसका, और नेचर क्या होगा। तो टोटल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। टेबल को छाप सकते हो उतना, अगर नहीं छाप सकते वो मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए रखा था, ये तुम्हारे याद करने के लिए है। क्लियर? सो लेट्स मूव टू यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के यूजेस क्या है? ये सेविंग मिरर्स की तरह यूज होते हैं। दे आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स। जो छोटे वाले होते हैं वो सैलून में बड़ा बड़ा वो प्लेन मिरर भी लगा देते हैं बहुत जगह पे। और दे आर रिफ्लेक्टर, दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। तो ये यहां पे हर जगह होते हैं। जो लाइट होता है किसी भी गाड़ी का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलईडी लाइट या फिर प्रोजेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। एलईडी बल्ब वाला लाइट जो भी होगा, अगर एलईडी भी है तो बल्ब वाला होना चाहिए, प्रोजेक्टर नहीं होना चाहिए, जिसके पीछे क्या होता है? एक मिरर होता है। टॉर्च में देख सकते हो, टॉर्च में जो पीछे एक बल्ब की क्या होता है? एक मिरर होता है। वही कनकेव वाले शेप का ऐसे ही एक मिरर होता है, और यहां पे एक बल्ब होता है जो मैंने ड्रॉ कर दिया है, देख सकते हो। तो वो जो मिरर होता है वो एक कनकेव मिरर होता है। तो ये रिफ्लेक्टर की तरह लाइट्स में, कार हेडलाइट्स में, टॉर्चेस में, टेबल लैंप्स में यूज होते हैं। दे आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स भी यूज करते हैं क्या? कंसंट्रेट लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर, आईज व्हिच आर टू बी एग्जामिन्ड। तो जहां पे इनको क्या कुछ अगर एग्जामिन करना है, मींस टेस्ट करना है, क्या ईयर आए, तो वहां पे भी यूज करते हैं। क्यों? एक जगह पे लाइट को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि कनकेव मिरर अगर है, यहां पे अगर लाइट आ रहे हैं तो एक जगह पे इकट्ठा होती है, जो कि पैरेलल लाइट में भी हो रहा था। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्लियर? एक जगह पे ये कन्वर्ज करता है, तो डॉक्टर भी इसलिए यूज करता है। लार्ज कनकेव मिरर, जो बड़े बड़े कनकेव मिरर होते हैं, वो सोलर एनर्जी के फील्ड में सन रेस को फोकस करने के लिए यूज करती है, क्योंकि एक जगह पे सन रेस अगर इकट्ठा होगा तो ज्यादा सोलर एनर्जी हमें मिल सकता है। तो सोलर एनर्जी फील्ड में भी ये यूज होते हैं। कौन? कनकेव मिरर। तो सोलर एनर्जी में यूज होगा, तो सोलर कुकर में भी यूज होता है। सोलर कुकर क्या है? सोलर की तरह से ये गर्म होता है अपने आप, और इसमें कुछ भी पका सकते हैं। तो एक जगह अगर सन के सारे लाइट्स को लाके ये क्या करता है? हीट इकट्ठा करता है, जिसके वजह से खाना पकता है अंदर। क्लियर? साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन टू मेजरिंग डिस्टेंस इन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो साइन कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देना। तुमने देखा होगा एक ग्राफ पेपर मान लो अगर है कहीं पे, तो अगर कोई ग्राफ पेपर है तो ये ऐसे 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस, और यहां पे जो भी थोड़े मैथ में ठीक ठाक होंगे जिनका परफॉर्मेंस, तो वो समझ सकते हैं कि इस वाले क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको बोला जाता है नेगेटिव नेगेटिव, और इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव बोला जाता है। मतलब यहां एक्स और वाई का साइन डिटरमाइन किया गया है। तो यहां पे वैसे भी कौन से साइड? लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव हो जाता है, लेफ्ट साइड जब जाएगा वो सेंटर से, राइट की तरफ वो पॉजिटिव रहता है, जबकि वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव रहता है। वैसे यहां पे भी मेजर करने का कुछ तरीका होता है, जब मिरर का पोल, फोकल लेंथ, बहुत सारी चीजें हम मेजर करते हैं। तो देखो, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। तो जैसे देख सकते हो एक मिरर का जो पोल है, ये जो P वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल एक ग्राफ पेपर में ओरिजिन की तरह है। तो जैसे ओरिजिन से सारा कुछ क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, वैसे ही एक मिरर के पोल से मेजर किया जाएगा। क्या क्लियर? द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमेशा एक इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। क्लियर? जो कि यहां पे मेंशन किया गया है? तुम खुश क्या समझ गए ना? तो लिख दो कमेंट सेक्शन में कि समझ गए सर। जो पढ़े हो यार लिखो यार, एप्रिसिएशन मिलता है, और जो सपोर्ट तुम दिखाते हो, जो हमारे व्यूज आ रहे हैं, हम खुद चौकन्ना है कि नए चैनल में इतना सपोर्ट, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं सर यूनिट टेस्ट का अच्छा एग्जाम आ रहा है, स्कूल के एग्जाम में अच्छे नंबर आ रहा है, जब से आपका वीडियो देखना शुरू किया है। तो तुम भी लिख दिया करो जब तुम्हें कुछ समझ में आए या फिर मार्क्स अच्छे आ जाए हमारे वीडियोस देखकर। वैसे भी कंटेंट तो सारा देते हैं, बस तुम्हें पढ़ने का होता है। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव। तो जहां पे भी लेफ्ट से राइट की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर कर रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं।
डिस्टेंस मेजर्ड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे क्या है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, एल से आर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये राइट साइड है, इससे लेफ्ट की तरफ जब कोई रे जाएगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे पता है कि एक्स एक्सिस लेफ्ट की तरफ जब जाता है तो उसको नेगेटिव कहा जाता है, इसलिए मैंने क्वाड्रेंट पहले ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। अब देखते हैं डिस्टेंसेस मेजर अपवर्ड। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ग्राफ नहीं देखा तो यार पहले ग्राफ देखना चाहिए, मैंने बता भी दिया। ऊपर की तरफ या फिर सुन लो, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो जितने भी डिस्टेंस हम नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और नीचे की तरफ वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है, इसलिए नीचे की तरफ जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यही बस लिखना था, यही काम था साइन कन्वेंशन का। और इसका ज्यादा यूज 12th में होने वाला है, जब फॉर्मूला पुट करोगे, यहां पे भी होगा फॉर्मूला पुटिंग के टाइम साइन कन्वेंशन इज नेसेसरी। तो जान लो, राइट की तरफ कोई जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो कहीं से भी जा रहा हो, राइट से ही जाएगा लेफ्ट की तरफ तो वो नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। क्लियर, ये याद रख लो, इतना फंडा क्लियर कर दो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा साइन कन्वेंशन। क्लियर। अभी देखते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, द मिरर फॉर्मूला इज ए रिलेशन रिलेटिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ ए मिरर। तो एक मिरर फॉर्मूला क्या है, एक मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, तो एक काम करो, तुम भी बहुत ये हो रहे होगे कि बहुत लंबा वीडियो ये बनने वाला है, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक देने वाला हूं तुम्हें, तो 2 मिनट तुम फ्रेश होके फिर से आ सकते हो, फिर से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। यहां से कहां से, मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेक लेके आओ, ये समझना बहुत ही जरूरी है तुम्हें। तो चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ तो चलो ब्रेक खत्म हुआ, 1-2 मिनट का ब्रेक था, जितना तुमने टहल लिया। अब आ जाओ पढ़ाई के ऊपर, फिर वापस चलते हैं। कहां पे छोड़े थे, मिरर फॉर्मूला पढ़ने वाले थे, तो चलो पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। पहले मैं पेन सिलेक्ट कर देता हूं ताकि आसानी हो मुझे कोई भी चीज एक्सप्लेन करने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में। तो देखो, मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन है किनके बीच, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से। मान लो ये एक मिरर है, कनकेव वाला मिरर, ये मान लो उसका पोल है, तो यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको u के रूप में लिखा गया है। क्लियर। और एक क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो इसका इमेज मान लो इधर कहीं एक फॉर्म हो रहा है, इधर कहीं एक, यहां पे ये इंक छूट गया, हाँ इधर मान लो ये इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज। तो ये जो डिस्टेंस होगा पोल से इमेज का डिस्टेंस, ये होगा इमेज डिस्टेंस होने वाला है। क्लियर। अब क्या देखेंगे, एक है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, जहां पे फोकस होता है, मान लो ये फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। सारे टर्म्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। फोकल लेंथ मैंने बताया है, पोल से इमेज का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। क्लियर। ये जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि इनके बिना तुम मिरर फॉर्मूला कैसे समझोगे, जहां पे इसी की ही बात की गई है। क्लियर। तो देखो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/u मतलब 1 अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन द फोकल लेंथ। तो इससे हमें पता चलता है, इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है, तो मैं इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर भी कराने वाला हूं, इसके नेक्स्ट ही देखने वाले हैं, तो उसकी चिंता मत करो। पहले फॉर्मूला को जान लो, क्या बोलता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है हमें, कि जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या है 1/v प्लस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है 1/u, उन दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, 1/f मिलेगा, 1/ फोकल लेंथ मिलेगा। Above equation is known as mirror formula and is valid for both concave and convex mirror। तो दोनों मिरर के केस में ये अप्लाई होते हैं। However, quantities must be substituted with proper sign। तो तुम्हें पता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब नापते हैं पॉजिटिव होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ नापते हैं पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो ये जो साइन होता है इसका ध्यान आप जरूर रखें जब भी आप फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। क्लियर।
पावर ऑफ मिरर, तो एक मिरर का पावर होता है, उसका कितना ताकत है, कितना इमेज वो फॉर्म करेगा। तो ऑप्टिकल पावर ऑफ ए मिरर इज गिवन बाय 1/f। क्या है? 1 अपन जो फोकल लेंथ होता है वो एक मिरर का पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। क्लियर? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो फोकल लेंथ का डबल होता है। क्लियर? क्या होता है? डबल होता है। जैसे मैं अगर बताऊं तो ये मान लो अगर एक मिरर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो है, ये क्या है? F है, ये C है, तो ये पोल है, तो पोल से फोकस का जितना डिस्टेंस होगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का उसका डबल डिस्टेंस होगा। ये एक बात याद करने वाली है, इंपोर्टेंट है, 12 तक ये तुम्हारे साथ काम आने वाला है। क्लियर? तो ये वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर? तो लेट्स मूव टू मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर, ये भी फॉर्मूला है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद ही मैं एग्जांपल देने वाला हूं जो बुक का है। तो देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये भाषा अंग्रेजी में लिखा हुआ लाइन तुम्हें समझ में नहीं आया तो सिंपल भाषा में बताता हूं कि अब तक हम पढ़ रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखने पे कॉनकेव मिरर में क्या बन रहा था? सेम साइज का बन रहा था, पर बाकी जितने भी केस हमने देखे या तो उसमें डिमिनिश्ड बन रहा था, मतलब इमेज से छोटा बन रहा था, या तो कुछ केस में मैग्नीफाइड बन रहा था, जो ऑब्जेक्ट था उससे इमेज थोड़ा बड़ा बन रहा था। तो इससे तुम्हें क्या जानना है कि वो कितना गुना बड़ा था, या फिर अगर छोटा था तो कितना गुना छोटा था। वहां पे लिखा था छोटा, बहुत छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, तो ये कितने गुना है ये बताता है हमें क्या? मैग्निफिकेशन। क्या बताता है? मैग्निफिकेशन। अगर मान लो जो यूनिट आया वो 2 आया मैग्निफिकेशन, इफ m इज इक्वल्स टू 2, तो वो जो इमेज है वो उससे क्या है? 2 गुना बड़ा है। पर अगर मान लो वो m आया 1/2, तो वो जो इमेज है वो आधा, मतलब छोटा है, वो आधा है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना हाइट है उसका रियल में जितना उसका साइज है उसके आधे के बराबर इमेज का साइज है, मतलब छोटा है। 1 कुछ अगर बड़ा वाला यूनिट आया तो क्या है? वो छोटा है। कौन? इमेज डिमिनिश्ड है। पर अगर कुछ बड़ा यूनिट आया 1 2 3 4 ऐसे कुछ आया तो मैग्नीफाइड है। क्लियर? अगर 1 ही आ गया तो, अगर 1 ही आ गया तो ये सेम साइज का इमेज बन रहा है। क्लियर? ये जान लो। तो इसका फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का? हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज का हाइट होगा डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इमेज के हाइट को हम ऑब्जेक्ट के हाइट के साथ अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? मैग्निफिकेशन m मिलने वाला है। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, याद कर सकते हो, कर लेना, कर सकते हो नहीं, कर लेना, काम आएंगे एग्जाम में। क्लियर? तो अब देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन एक नंबर है जो बोलता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, मतलब ऊंचा भी होगा, चौड़ा भी होगा, सब कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर m1 है तो वो सेम साइज का होने वाला है। और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, क्या है? -v/u या फिर f/f - u। माइनस v मतलब क्या? इमेज डिस्टेंस, u बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पे लिख देता हूं, चलो, इमेज डिस्टेंस v इक्वल्स टू, v स्टैंड्स टू लिख देता हूं इमेज डिस्टेंस, और जो u है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो ये जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? हाँ, तो ये जान लो, ये भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो मैग्निफिकेशन के केस में, जो गिवन होगा उसके हिसाब से फॉर्मूला हम पुट करेंगे। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, कंप्यूटर माउस है। एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, तो एक क्या है? कन्वेक्स मिरर है। कहां पे यूज हो रहा है? ऑटोमोबाइल में। हमने पढ़ा भी था कन्वेक्स मिरर के यूज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है। ऐसे रियर व्यू मिरर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r कितना है? +3 मीटर। कितना है? +3 मीटर। और मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर cm में होता या फिर मिलीमीटर में होता तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट करते पहले। इफ ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो एक बस है, रियर व्यू है तो पीछे की तरफ होगा बस। कितना मीटर है? 5 मीटर दूरी पर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो मिरर में इमेज बनेगा उस बस का, तो वो इमेज कैसा होगा, कहां पे बनेगा, और उसका नेचर कैसा होगा, वो बड़ा होगा असली बस से या फिर छोटा होगा, ये हम देखेंगे। तो पहले
इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? तो हमें गिवन है आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो बस कितने दूरी पर है, कितने दूरी पर है 5 मीटर। यहां पे -5 मीटर क्यों लिखा गया है? देखो यहां पे एक मिरर मैं तुम्हें दिखा देता हूं। मान लो ये कन्वेक्स मिरर है तो ऐसा रहेगा, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, क्लियर। तो ये बस मान लो यहां पे है, ये मान लो बस है, तुम इमेजिन कर सकते हो। तो ये पोल है मिरर का, ये बड़ा दिख रहा है, बस छोटा दिख रहा है, उस पर मत जाओ, तुम बस कंसेप्ट को समझो बच्चे मेरे भाइयों। तो तुम जब बस का डिस्टेंस नापोगे तो मिरर से बस का डिस्टेंस बोला गया है, तो राइट में है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे। और मैंने बोला है जब भी तुम लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो साइन कैसा होने वाला है? साइन नेगेटिव होने वाला है। कैसा होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है, इसलिए 5 मीटर नहीं -5 मीटर लिखा गया है। जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है कन्वेक्स मिरर में, यहां है उसका सेंटर, और सेंटर से यहां का डिस्टेंस जो है वो कहां से जा रहा है? पोल से किस तरफ जा रहा है? राइट की तरफ, और राइट की तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है, इसलिए बस का डिस्टेंस नेगेटिव हुआ। रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हुआ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का पूरा आधा होता है। तो यहां से हमें फोकल लेंथ में मिल जाएगा, जो कि कितना निकलेगा? 1.5 मीटर निकलने वाला है, जो कि हमने फॉर्मूला के जरिए निकाल दिया। तो अब हम यहां से एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? अभी फिलहाल ही देखा था, इसलिए मैं बोलता हूं फॉर्मूला याद करके चलो, कहां पे यूज करना पड़े तुम खुद भी सोच नहीं पाओगे। यहां पे सोच सकते हो, जब प्रैक्टिस करते चलेंगे तो याद आ जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला पुट करने पर तुम देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है? यू गिवन है, क्या दिया है? यू। और हमें फोकल लेंथ हमने फाइंड कर दिया। कैसे? क्योंकि फोकल लेंथ आधा होता है किसके? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस होता है वो दुगना होता है किसके? फोकस और पोल के डिस्टेंस, जो कि हम अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, अभी फिलहाल कुछ मिनटों पहले पढ़े हैं। नहीं तो थोड़ा बैक करो, रिवाइंड करो वीडियो और अच्छे से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो उससे हमें फोकल लेंथ मिल गया। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, उसको पुट करेंगे और क्या निकालेंगे? v। तो जब हम इसको पुट कर देते हैं तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f कितना है? 1/1.5 है, माइनस 1/-5 हो जा रहा है, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज किए हैं। और हमेशा मिरर फॉर्मूला पुट करते टाइम आपको एप्रोप्रिएट जो सही होगा वो वाला साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो यहां पे देखो 2 माइनस है, तो सिंपल मैथमेटिक्स बोलता है कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो इसलिए 1/1.5 माइनस की जगह 1/1.5 प्लस 1/5 हो जा रहा है। तो इनको जोड़ने पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है देखो। तो v will be equals to 6.50 by 7.50, 1/v equals to, तो 1/v हमें कितना मिला? 6.5, यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5। तो v कितना मिलेगा? इसको उल्टा कर देंगे तो कितना मिला? 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5। अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमें कितना मिला? मोटा मोटा 1.15 मीटर। प्लस में आएगा आंसर, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर? द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज उसके पीछे बनने वाला है, यहां पे भी तो वो पीछे बनेगा इमेज। और क्या है? मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैग्निफिकेशन हमें पता है, जो हाइट होगा या फिर डिस्टेंस होगा। अगर हाइट होगा तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होने वाला है। पर अगर हम डिस्टेंस में ले रहे हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? -v/u। तो पहले तो माइनस एक लिखो, यहां पे v कितना है? v बोले तो इमेज डिस्टेंस जो कि 1.15 है, और नीचे कितना है? -5 है। क्लियर? तो 5 मीटर है, माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि एक साइन माइनस होता है, एक साइन माइनस होता है, तो और एक साइन भी माइनस हो गया। -v/u है, उसका एक माइनस आ गया, और u भी -5 मीटर है, तो -5 में भी एक माइनस है, तो 2 माइनस आके क्या बना लेते हैं? प्लस बना लेते हैं। तो प्लस कितना होगा? 1.15 डिवाइडेड बाय 5.0 मीटर, जो कि तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्लियर? तो ये आंसर निकल के कितना आ रहा है? 0.23।
क्या है ये? मैग्निफिकेशन है। तो यहां पे देखो 0.23 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 23/100। तो ये छोटा है इमेज या फिर बड़ा है? ऑब्वियसली छोटा बात है। तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इनसाइड। तो सर ये वर्चुअल इरेक्ट का फंडा कहां से समझ में आया? हमने एक टेबल देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म इन कन्वेक्स मिरर और टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म इन कौन सा? इन द कनकेव मिरर। तो हमने देखा था जब भी कन्वेक्स मिरर में कोई भी चीज उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड हो रहा है तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? बिहाइंड द मिरर हो रहा है। और उसका नेचर कैसा था? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड था। और ये भी डिमिनिश्ड है क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन भी 0.23 है। क्लियर है? ये नोट करो। थोड़ा 2-3 फंडा सुनो, तुम जाना नोट्स में 2-3 क्वेश्चन मैं और दे दूंगा, वो भी प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। वहां पे एनटीएससी लेवल का भी क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर? एन ऑब्जेक्ट 4.0 cm इन साइज। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है? 4.0 cm इज प्लेस्ड एट 25 cm इन फ्रंट ऑफ कनकेव। तो ये कहां पे है? कनकेव मिरर के फ्रंट में है, जिसका फोकल लेंथ 15 cm है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो किस डिस्टेंस पे मिरर के एक स्क्रीन हम रखेंगे ताकि ये इसका एक शार्प इमेज ले सके। तो अगर क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोलता हूं पहले जो जो गिवन डाटा है वो लिखो। अब बोलेंगे सर वहां पे मीटर में था तो कन्वर्ट नहीं की, यहां पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो मैं बता दे रहा हूं सारे यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हमें मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई एक भी यूनिट मीटर में होता तो तुम सारे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता या फिर वही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते। क्लियर? तो सारे यूनिट जब सेम होते हैं तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। फिर गिवन देखते हैं। तो हमें दिया है ऑब्जेक्ट साइज कितना है? 4 cm है। और ऑब्जेक्ट का साइज यहां पे जो बोला गया है, हमें जो इमेज फाइंड द नेचर निकालना है तो यहां पे 4 cm इन साइज जो बोला गया है, इसलिए तुम्हें हमेशा प्लस ले लेना, प्लस ले लेना है यार। यहां पे कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट लगभग प्लस में ही होता है उसका साइज मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो किस तरफ डिस्टेंस होता है? लेफ्ट तरफ। मान लो ये कनकेव मिरर है, यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां पे कहीं पे ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये डिस्टेंस कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, -25 cm हो गया। फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ भी इसका किस तरफ रहता है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ना ये लेफ्ट तरफ रहता है, तो फोकल लेंथ भी इसका लेफ्ट की तरफ रहेगा, f। तो ये भी क्या हुआ? फोकल लेंथ, वो भी नेगेटिव हो गया। क्लियर? वो जहां पे भी आए, ये मान लो फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और इमेज डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इमेज का साइज भी हमें पता नहीं है, पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें इमेज का डिस्टेंस पहले मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v + 1/u। क्या बोलता है? 1/v + 1/u = 1/f। वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसको मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। तो यहां पे 1/v क्या हो जाएगा? 1/u इधर चलाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/f - 1/u। 1/f कितना होगा? 1/-15, क्योंकि f -15 है, -1/-25.0। तो क्या हो जाएगा? -1/15 + 1/25। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो कि 1/v निकल के आ जा रहा है -2.0 / 75। तो जब 75 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जा रहा है, कितना मिल जा रहा है? 75 / 2 कर दो, क्योंकि 1/v का वैल्यू -2 / 75 है। अगर v में कन्वर्ट कर देंगे तो 75 / 2 हो जाएगा, तो आंसर मोटा मोटा निकल के आ जाएगा -37.5। तो तुम्हें पता है माइनस का मतलब क्या है? लेफ्ट की तरफ। तो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो किस तरफ फॉर्म हुआ है? मिरर के बिहाइंड द मिरर या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर? तो क्योंकि माइनस है, लेफ्ट में है। पहली बात तो ये कंसीडर करो कि ये अगर मान लो कोई मिरर है तो इसके लेफ्ट में है और ये इसका बिहाइंड होता है कनकेव मिरर का, तो मिरर के फ्रंट में होगा, क्योंकि माइनस है, लेफ्ट की तरफ है, इसलिए इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म होगा। कितना डिस्टेंस होगा उसका? 3.75 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है कि लगभग जो भी 37.5 cm पे अगर फॉर्म हुआ है, इसका फोकल लेंथ कितना था? पहले देख लो,
और एक बार देख लेते हैं, चलो मैं भी देख लेता हूं। फोकल लेंथ -15 था, तो जो भी इमेज बियॉन्ड फोकल लेंथ फॉर्म हुआ है, तुम जाओ वो जो टेबल में रखने के लिए बोला था, वहां पे सारे इमेज कैसे थे? रियल थे। कैसे थे इमेज? रियल थे। तो मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे? -v/u यूज कर लो। -v/u इक्वल्स टू h डैश बाय h इक्वल्स टू m। तो वो जब पुट कर दे रहे हैं तो h डैश इक्वल्स टू -vh/u। सिंपल मैथमेटिक्स है, बस तुम्हें वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, v का वैल्यू -37.5 जो कि इमेज डिस्टेंस है, इनटू +4 cm जो कि हाइट है किसका? ऑब्जेक्ट का, और डिवाइडेड बाय कितना? u क्या है? -25 है। तो ये हाइट कितना निकल के आ जाएगा जब प्लस माइनस इंटू एडिशन, जो डिवीजन जब काट वाट देंगे तो जो मर जाएगा जिससे जो भी होगा, तो निकल के आंसर निकल जाएगा h डैश इक्वल्स टू -6.0 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि इमेज है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो पॉजिटिव था, मतलब ऊपर की तरफ था पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये कहां होगा? नीचे की तरफ। तो कैसा होगा? उल्टा हो गया, तो इन्वर्टेड हो गया। इमेज रियल था पहले से पता, फिर पता चल गया कि इमेज इन्वर्टेड है, और कैसा है? एनलार्ज्ड है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो हम निकाल रहे हैं, जो मैग्निफिकेशन यहां पे दिया गया है, देखो हमारा मैग्निफिकेशन निकालने के बाद -v/u जब करेंगे तो कितना होगा? -37.5 डिवाइडेड बाय u कितना है? देख लो क्वेश्चन से, जितना भी u दिया है, जो u दिया है हमें वो दिया है 1/-25 u है, तो -37.5 डिवाइडेड बाय -25। 37 बड़ा है तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा ही आने वाला है m का वैल्यू, तो क्या है? मैग्निफाइड, मतलब एनलार्ज इमेज फॉर्म हो रहा है। क्लियर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन खत्म होता है। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन, ये तुम्हारे लिए नया चीज है, तो ध्यान से सुनो। When light travels in same homogeneous medium, तो यहां पे सेम मीडियम ले लो, होमोजीनियस को काट दो मेरी चले तो तुम्हें ये ही कंफ्यूज कर सकता है, तो होमोजीनियस को काट दो, होमोजीनियस ऐसा था ही नहीं, पर बता दे रहा हूं होमोजीनियस मतलब सेम मीडियम। क्लियर? नोट्स में ये रहेगा, चिंता मत करो कि मैंने सचमुच में काट दिया। When light travels in same medium, अगर एक ही मीडियम में जा रहा है, मतलब एयर में जा रहा है तो जा रहा है, ग्लास में जा रहा है तो जा रहा है, वो सीधा जाता है। तुम टॉर्च में मारते हो तो वो क्या टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर सांप की तरह चलता है? नहीं, सीधा सीधा चलता है। क्लियर? पर जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसता है, जैसे एयर में जा रहा है और ग्लास में इसने प्रवेश किया, एंटर किया, उसमें घुसा, तो वहां पे इसका जो डायरेक्शन था उसमें एक चेंज आता है। किसके? वो रे जब मान लो एयर में ऐसा था, स्लैब एक ड्रॉ कर देना, एक ग्लास स्लैब था मान लो, एयर में ऐसे आया, और फिर जब ग्लास में घुसेगा क्या हो जाएगा? ये ऐसे जाना चाहिए। चलो इसको मिटाते हैं पहले। हाँ देखो आ गया फिर से, चिंता मत करो, थोड़ा डिस्टरबेंस होता ही है। तो ये ऐसे जाना चाहिए, पर ये ऐसे ना जाते हुए ये क्या हो जाता है? थोड़ा ऐसा हो जाता है। क्यों होता है? थोड़ा बेंड हो जाता है। क्यों? वो जो बेंड होता है लाइट क्यों होता है पढ़ेंगे अभी, पर जो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। It passes through one transparent medium to another. The direction of its path changes at the interface of two media. This is called refraction of light. उसी को ही लाइट का रिफ्रैक्शन कहा जाता है। The phenomenon of change in path of light as it passes from one transparent medium to another is called refraction of light. और कैसे चेंज हो रहा है तुमको मैंने दिखा दिया। क्लियर है? तुमको मैंने दिखा दिया कि कैसे चेंज हो रहा है। देखो ग्लास स्लैब में जब एयर से एंटर कर रहा है तो यहाँ पे डायग्राम पे वही बताया गया है, और जब ग्लास स्लैब से एयर में निकल भी रहा है तो देखो ये लाइट रे थोड़ा बेंड हो रहा है। तो द पाथ अलोंग व्हिच, जिस पाथ में वो लाइट पहले मीडियम में, मतलब देखो पहले वाला जो फिगर है, ये वाले फिगर में ये एयर फर्स्ट मीडियम है। एयर जो है क्या है? फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम। जबकि सेकंड वाले इमेज में क्या है? सेकंड वाला जो इमेज है तो इसमें फर्स्ट मीडियम क्या है? ग्लास है। ग्लास जो है वो फर्स्ट मीडियम है। क्लियर? तो दोनों केस में जहां से लाइट ओरिजिन कर रहा है, जहां से निकल रहा है, वो फर्स्ट मीडियम है। तो जब ये फर्स्ट मीडियम में जिस पाथ में वो लाइट ट्रेवल कर रहा है, जिससे रे बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे बोलते हैं यहां पे।
रिफ्रैक्शन होने से पहले के रे को इंसिडेंस बोल सकते हो, जैसे रिफ्लेक्शन से पहले के भी इंसिडेंस बोलते थे, रिफ्रैक्शन के पहले वाले रे को भी इंसिडेंस रे बोलते हैं। पर रिफ्लेक्शन होने के बाद जैसे जो रे निकलता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे। पर यहां पे रिफ्रैक्शन होने के बाद जब कोई रे बेंट होकर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर, क्लियर है पूरा कंसेप्ट। जैसे नॉर्मल एक होता था वहां पे भी किसके इंटरफेस के परपेंडिकुलर एक बनाते थे 90 डिग्री एंगल पे, वैसे यहां पे भी एक नॉर्मल बनाया गया है। वो क्या है, 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, इंटरफेस के साथ, जो ग्लास और एयर का है, ग्लास एयर का हो चाहे एयर और ग्लास के इंटरफेस में जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ये देखो 90 डिग्री कहां पे बनाता है दिखा देता हूं, तो ये 90 डिग्री है, क्लियर। तो वो वाले नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। यहां पे ये कंसेप्ट खत्म होता है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के कॉजेस क्या है, एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो प्रॉपरली नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनके पास एक डेंसिटी होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे मेजर करोगे, सुनो, अंदाजा लगाया जा सकता है, मेजर तो पूरा प्रॉपर फॉर्मूले से होगा, पर तुम्हें अगर जानना है तो ये मास डेंसिटी से अलग होता है। मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, तो वो डेंसिटी थोड़ा अलग होता है। यहां पे देखो डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम देख रहे हो, जिसके आर पार ना जितना अच्छा दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल आई में, जैसे मेरा चश्मा जो है उसका जो ग्लास है ये ऑप्टिकली डेंसर है देन एयर, तो इसमें रे बेंड करता है। और हमारे लाइट के जो डिसऑर्डर भी होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड उसमें पढ़ेंगे कि ये ऑप्टिकली डेंसर है, मुझे इसके आर पार देखने पर ठीक दिखाई देगा, पर एक नॉर्मल है जिसका आंख ठीक होगा वो देखेगा तो इसमें उसे आर पार अच्छे से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एक ऑप्टिकली डेंसर चीज है। तो जितना अच्छे से, जितना खराब दिखेगा तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट के आर पार, नॉर्मल आई में, खराब आई में नहीं, एक नॉर्मल जो पूरा एक्यूरेट विजन है, जिसके पास 6x6 विजन को एक्यूरेट विजन कहा जाता है, वो विजन है, वो जिस ऑब्जेक्ट के आर पार आराम से देख सकता है, वो क्या है, एक कम ऑप्टिकली डेंसर है। जितना खराब दिखेगा उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है। जैसे एयर क्या है, सबसे कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है, जबकि वाटर का थोड़ा ज्यादा होगा और मेले वाले वाटर का और थोड़ा ज्यादा होगा। जितना मोटा ग्लास होगा उसका उतना ज्यादा होगा क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी, उतना खराब दिखेगा उसके आर पार, क्लियर। ये अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूं, बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया है, पर ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्लियर। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज लो, जिसके आर पार दिखता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है बोल रहे हैं। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज हाई, तो जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, लो ऑप्टिकल डेंसिटी, तो यहां पे लिख देता हूं लो ऑप्टिकल डेंसिटी, तो लाइट का स्पीड क्या होगा, हाई होगा। लो ऑप्टिकल डेंसिटी मींस लाइट स्पीड इज हाई, लाइट का जो स्पीड होगा वो हाई होगा, मतलब ज्यादा होगा। पर अगर किसी चीज का ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, अगर हाई ऑप्टिकल डेंसिटी है किसी चीज का, तो उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, लो होगा, क्लियर। ये चीज एक नोट करने वाली चीज है शॉर्ट क्वेश्चन में। इस बार तो टर्म 1 में एमसीक्यू आएंगे, टर्म 1 में ये आ गया तो एमसीक्यू आ सकती है, तो सारे लाइन बाय लाइन क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मेरे पढ़ो, मेरे वीडियोस देखो। मैंने इसी साल रिसेंट सिलेबस के ऊपर पूरा बना रहा हूं, पूरा लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं, एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं, एग्जांपल उसके करा रहा हूं। तो एमसीक्यू भी कहां से आती है, बुक के ही लाइन से उठ के चली आती है, तो उसी के लिए ही मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं, क्लियर। तो अब देखो स्पीड ऑफ लाइट और जो डेंसिटी का रिलेशन है ऑप्टिकल डेंसिटी का, वो हमने क्लियर कर दिया। अब क्या देखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज हाई, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लो था बोल रहे हैं। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हाई है, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज लो। तो यही जो मैंने 2 लाइन में लिखा दिया, यहां पे बहुत लाइनों में दिया गया है कि लो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी बोले तो लाइट का स्पीड कम होगा, क्लियर। और हमें जो नहीं दिखता क्यों, लाइट का स्पीड कम होता है तो लाइट अच्छे से पास नहीं कर पाता है बोल के अच्छे से नहीं दिखता है। लाइट का स्पीड अगर हाई स्पीड में जाएगा, जैसे इंटरनेट स्पीड जब हाई होता है तो ब्राउज करना जल्दी जल्दी सब कुछ दिखता है, वैसे लाइट का स्पीड हाई होगा तो आर पार भी जल्दी दिखेगा, क्लियर, रिलेटेबल।
तो कुछ पॉइंट्स तुम्हें नोट करने हैं जो ध्यान में रखना होता है, उसको नोट बोल के मैं लिख देता हूं। रिफ्रैक्शन इज डेविएशन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का डेविएट करना, लाइट के डायरेक्शन, लाइट का दिशा परिवर्तन करना, लाइट के अपने आप को मोड़ना एक दिशा से दूसरे दिशा में। डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन इट क्रॉसेस बाउंड्री, जब ये बाउंड्री क्रॉस करता है बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया, दो डिफरेंट मीडिया, जैसे एयर ग्लास होंगे, एयर वाटर होंगे, ग्लास वाटर होंगे, जितने भी होंगे उनके बीच जो बाउंड्री होगा, उनके जो बॉर्डर होगा, उसको क्रॉस करते वक्त जो दिशा में परिवर्तन लाता है कौन? लाइट का रे। एंड देयर इज ए चेंज इन बोथ वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। और उसी समय क्या होता है उसके वेवलेंथ में, वेवलेंथ एक प्रॉपर्टी है और स्पीड तो पता है, जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है वो बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल वैक्यूम में मतलब क्या? महाशून्य जिसको कहा जाता है, जहां पे कुछ भी नहीं होता, हवा भी नहीं होता, मींस पूरा क्लियर है पाथ, जितना तेजी चाहे हमारा स्पीड भी बढ़ सकता है वैक्यूम में। क्लियर? वैक्यूम उसी को बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर से रिलेट मत करना, वो वैक्यूम मतलब पूरा क्लीन, हाँ उसी से रिलेट करके उसका नाम है दिए गए, पर वैक्यूम क्लीनर में कोई भी जगह वैक्यूम नहीं होता। वैक्यूम मतलब पूरा खाली, वो स्पेस क्रिएट करना ही साइंटिस्ट कर सकता है, नॉर्मल लोग करना इम्पॉसिबल सा है, मशीन्स भी लगेंगे। तो वो छोड़ो, तो डिफरेंट क्लास हायर क्लासेस में जानोगे। तो देखो कि जो वेवलेंथ है वो चेंज होगा लाइट का, और उसके स्पीड में परिवर्तन आएगा जब मीडियम चेंज करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे रिमेन्स अनचेंज। तो जिस मीडियम से जिस मीडियम जाने पर कोई लाइट अगर मान लो एयर से ग्लास आने पर इतना मुड़ रहा है, एक पर्टिकुलर एयर और ग्लास, तो वो जितने भी टाइम करो वो चेंज नहीं होने वाला, वो सेम ही रहने वाला, उतना ही मुड़ेगा। अगर वो एयर भी वही सेम है और ग्लास भी वही सेम तरीका का है, अगर ज्यादा मोटा ग्लास ले लिया या फिर डिफरेंट टाइप का ले लिए तो बदलेगा, पर सेम रहेगा, तो उसके लाइट के मुड़ने में चेंज नहीं होने वाला। इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये जो इंटेंसिटी है किसका? रिफ्लेक्टेड रे का, वो इंसिडेंट रे से कम होता है, बिकॉज देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एट सरफेस। जैसे एक बच्चा मान लो, यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं, खा पी के मस्त से स्कूल गया है और मान लो उसने टिफिन विफिन नहीं किया, बस काम किया, पढ़ा, होमवर्क किया और स्कूल से लौट रहा है, तो उसका फेस पे क्या दिखेगा? वो एनर्जी और नहीं रहने वाला। भले ही वो गया है और आया है, वहां पे वो कुछ खत्म, क्या उसके खत्म क्या हुआ? एनर्जी। वैसे जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया को कोई लाइट ट्रेवल करता है, मान लो एक मीडिया है ये ग्लास का, ये मान लो एयर है, ये मान लो ग्लास है, तो ये ऐसे आया लाइट का रे, और ये जब ऐसे रिफ्रैक्टेड तो हुआ, ये रिफ्रैक्शन तो हुआ, पर इसके साथ साथ बहुत कम अमाउंट के लाइट पार्टिकल कुछ रिफ्लेक्ट भी हो गए, मतलब बाहर भी चले गए, वो घुस नहीं पाए ग्लास में, वो ग्लास में घुस नहीं पाए, वो कुछ बाहर ही रह गए, बाहर ही भाग गए। सर हमें तो नहीं दिख रहा, पर हमें दिखता नहीं है, वो बहुत कम अमाउंट में होता है, मतलब होता है पर बहुत कम होता है, इसलिए नहीं दिखता है। इसलिए जितना लाइट हम छोड़ते हैं रिफ्रैक्शन के बाद, उतना लाइट जाता है बोल के कोई गारंटी भी नहीं है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट तुम्हें नोट करने लायक था, 2 पूरा इंपोर्टेंट थे, और मिडिल वाला क्या था उसमें जो इंपोर्टेंट है, अगर आ भी गया तो क्या था तुम लिख सकोगे, समझा दिया ना अच्छे से। पेंसिल अपीयर्स बेंड एंड शॉर्ट इन वाटर। तो एक ग्लास पानी लेना, कांच के ग्लास में लेना, नॉर्मल ग्लास में उतना मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा मतलब पता नहीं चलेगा, उसमें पेंसिल डुबा देना, पूरा ग्लास को बहुत फिल करना और पेंसिल डुबा देना, और ऊपर से जब तुम देखोगे, नदी में तो पैर लगता है यार, जब तुम स्विमिंग पूल में गए होगे या फिर नदी में गए होगे, अब पॉन्ड में क्या होता है, थोड़ा पानी मैला होता है तो वहां पे उतना पता नहीं चलता है, नदी में या फिर जहां पे साफ पानी हो, पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी, मतलब नीचे जहां पे दिखता है उस वाले पानी में मान लो अगर तुम पैर रखते हो या फिर पेंसिल डुबा रहे हो प्योर वाटर में, तो तुम्हें जब पेंसिल डुबाओगे ऊपर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि पेंसिल स्ट्रेट है, पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो पानी के अंदर जाके बेंड हो गया है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर? तुम्हें वो स्ट्रेट नीचे गया है नहीं दिखता है, और थोड़ा सा पतला भी दिखता है, बाहर जितना मोटा होता है उससे थोड़ा पतला भी दिखता है। क्यों? वो ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। कंसिडर ए पेंसिल PQ, यहां पे जैसे डायग्राम में दिया गया है, लेट AQ portion ऑफ पेंसिल बी डिप्ड इन वाटर, तो कुछ हिस्सा उसके पानी में गया है, कुछ बाहर है। रेस ऑफ लाइट फ्रॉम द टिप, तो जो लाइट रेस है जो टिप से जा रहे हैं, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे मतलब दूर की तरफ बेंड हो रहे हैं। व्हेन दे गो फ्रॉम वाटर टू एयर, तो जब वो पानी से एयर की तरफ जा रहे हैं तो ये बेंड हुए हैं। दैट इज डेंसर टू द एयर मीडियम, तो ये जब पानी से बाहर गए हैं,
मतलब पानी डेंसर है ऑप्टिकली, और एयर थोड़ा ऑप्टिकली क्या है, डेंसर कम है एज कंपेयर टू पानी, वाटर। दिस रेस अपियर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बी। तो यहां पे अंग्रेजी अगर ये पूरा लाइन बाय लाइन जाऊंगा तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैंने जो सिंपल भाषा में समझा है, जब तुम पेंसिल को डिप करोगे तब तुम्हें उसका पेंसिल का जितना भी हिस्सा अंदर होगा वो बाहर के हिस्से से थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा। किसी केस में पतला भी दिखता है, पैर भी वैसा दिखता है अगर ज्यादा पानी हो, पूल में कभी ट्रायल करके देखना चाहते हो तो यही फंडा था क्या, रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो लाइट रे होता है जो पेंसिल से आता है उसमें रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए हमें ऐसा दिखने के लिए मिलता है। ए वाटर टैंक अपीयर्स शैलो। तो एक वाटर टैंक जो होता है वो शैलो मतलब क्या, वो जितना गहरा होता है उतना दिखता नहीं है। अगर उसमें साफ पानी है तो, मैले पानी में तो अंदर ही नहीं दिखेगा तो क्या पता चलेगा, पर साफ पानी है तो हमें पता चलेगा कि वो कम गहरा दिखता है जितना वो रियल में है। जो कि यहाँ का फिगर ये पूरा जस्टिफाई कर रहा है कि ये इतना गहरा है, इतना दूर तक उसकी गहराई है, पर हमें इतना गहरा लगता है। क्यों, वही ऑप्टिकल डेंसिटी यहां पे एक रोल प्ले करता है। क्लियर। तो यहां पे अगर पूछा जाए तो क्यों ए वाटर टैंक अपीयर्स शैलो देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, तो तुम लिखना ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई द वाटर टैंक अपीयर्स शैलो दैट इज लेस डेप्थ देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। क्लियर। इतना लाइन लिख के आना है, पूरे नंबर तुम्हें एग्जामिनर को देना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, एग्जामिनर को तुम्हें देना पड़ेगा, उल्टा बोल गया। Apparent shift in position of sun at sunrise and sunset। तो तुम्हें एक बात बता देता हूं, जो रियल सनराइज या फिर सनसेट होता है उसका टाइम और जब हमें सन दिखना शुरू होता है उसमें एक गैप होता है। कितना होता है तो बता देता हूं, 5 मिनट का ईच केस में। ये 12th में पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स में है, आई एम श्योर रे ऑप्टिक्स में है, जो कि तुम्हारा सेकेंड बुक, फिजिक्स का सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ऑप्टिक्स वाले यूनिट का। तो वहां पे पढ़ोगे तो क्यों ये लैक होता है। तो देखो, सन जब राइज नहीं हुआ होता है, जैसे इस पोजीशन में है, ये सन इस पोजीशन में है, पर रिफ्रैक्शन की वजह से वो कैसे दिखते हैं, वो यहां से रह गया, यहां से पास करके ऊपर चले जाना चाहिए, देखो यहां पे पास करके ऐसे चले जाना चाहिए, पर ये क्या होता है, ऐसे ना जाके थोड़ा बेंट होके हमारे आंखों पर आ जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि सन उतना नीचे नहीं, ये ऊपर है। कहां पे है, ऊपर है ऐसे। तो इसलिए सन राइज नहीं हुए होते, पर हमें लगता है कि सन मतलब सूरज उग गया है, हमें लगता है, पर असल में हुआ होता नहीं। कितना टाइम पहले, 5 मिनट पहले। और वैसे सनसेट के टाइम भी, जो सनसेट टाइम होता है एक्चुअल, उसके 5 मिनट बाद ही सूरज दिखना बंद होते हैं, अगर मौसम साफ हो, वरना बादल वाले मौसम में तो पूरे दिन भी सूरज नहीं दिखते, जबकि सूरज होते हैं ऊपर। क्लियर। तो एक डिले होता है, क्यों, रिफ्रैक्शन ऑफ फिनोमेना। और कभी कभी जो तारे चमक रहे हैं, बोलते हैं लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो कुछ नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन होता है, एयर बहता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से कभी वो हमें दिखता है, कभी नहीं दिखता है। वो चमकना कुछ, कभी वो ब्राइटर हो जाना, कभी फेड हो जाना, वो कुछ असल में वो नहीं हो रहा होता है, वो भी सूरज की तरह कंस्टेंट रहता है। दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन दैट दे आर ट्विंकलिंग, मतलब हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं, वो टिमटिमाहट उनमें जो हमें दिखती है, वो टिमटिमा रहे हैं, तारे जो टिमटिमा रहे हैं बोलते हैं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से। क्लियर। तो जैसे रिफ्लेक्शन का लॉस था, वैसे रिफ्रैक्शन का भी लॉस है। क्या क्या है उसके लॉस। तो पहला तो है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन। तो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वहां पे जैसे था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जैसे एक प्लेन में आ रहे थे, वैसे यहां पे भी तुमने देखा एक जगह पे तीनों आ रही हैं, एक प्लेन में आ रहे हैं। कौन कौन, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन में आएंगे। पहले इसको नोट कर लो, ये इजी भी है तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इस बार एमसीक्यू आने वाले हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है, और इस बार ना 100 में से 100 लाने की प्रोबेबिलिटी भी बनती है। पहले क्या होता था, कुछ टीचर मुझे ये जवाब पसंद नहीं आया, 5 मार्क का आधा मार्क काट दी, ये सही सही लिखा है बच्चा पर यहां पे थोड़ा वर्ड मुझे पसंद नहीं आया, काट दी। पर इस बार ओएमआर शीट होगा टर्म 1 का, तो चाहे तो भी नहीं काट सकता अगर तुमने सही जवाब लिखा है। वरना कुछ एग्जामिनर घर की भड़ास एग्जाम हॉल में निकाल लेते हैं तो अच्छे बच्चों का पेपर भी खराब हो जाता है, पर वो होने वाला नहीं है इस बार।
क्योंकि ओएमआर शीट में एग्जाम होगा, पहला टर्म 1 में, टर्म 2 तो जैसा होता था होगा, पर कुछ तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। यहां पे अगर 50 में से 50 लगा दिए तो तुम्हारे प्रोबेबिलिटी बढ़ गया ना, 100 में से 100 फोड़ा जा सकता है, 95% प्लस की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। ओएमआर शीट का वही एडवांटेज है। क्लियर? अब देखो चलो, दूसरा जो लॉस है इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्यों? क्योंकि ये लॉ जिसने दिया था उन साइंटिस्ट साहब का नाम था विलीबोर्ड स्नेल। क्या नाम था? विलीबोर्ड स्नेल। ये मैं बता रहा हूं, बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया है, ये मैं बता दे रहा हूं कि 12th में यही पढ़ोगे फिर एक बार, तो अभी से पढ़ के जाओ ना, अभी से पढ़ के जाओ, मतलब अभी भी इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा मैंने 1-2 पॉइंट ज्यादा जोड़ दिया ताकि तुम्हें लाइफ टाइम काम आ सके। क्लियर? तो देखो साइन आई मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्री मैथ में नहीं पढ़े हो, मैथ पढ़ाने वाला हूं इस बार, मैं थोड़ा टाइम लगेगा अभी वीडियो आने में, पर टर्म 1 से पहले डालने की पूरी कोशिश है मेरी, पूरा सिलेबस डालने की। तो ट्रिग्नोमेट्री भी हम पढ़ाएंगे इसी चैनल पे, तो जाओ जाके हमारे वीडियोस देखो सारा यार, मैथ, साइंस और इंग्लिश का लेक्चर वीडियोस along with exercise solution and important notes in the description along with updates in the telegram channel and strategy video to score more marks in the board। सारा कुछ मिलता है एक ही चैनल जकास क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लियर? तो हमारे चैनल में जुड़े रहो, ये तो फायदा है। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है, मेल्स आ रहा है कि मजा आ रहा है सर, मार्क्स बढ़ रहे हैं एग्जाम में, पहले अच्छे आते थे अब और अच्छे आएंगे, अगर पहले अच्छे नहीं आते तो अब अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि अभी तुम सही चैनल में हो जहां पे सही कंटेंट मिलेगा। चलो कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। साइन आई मतलब साइन ऑफ क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज डिनोटेड बाय, मतलब उसको लिखा जाता है एच न्यू। ये इसका सिंबल है, देखो न्यू का सिंबल, इसको न्यू बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू म्यू म्यू, न्यू जो जो बोला यार म्यू। तुम्हें तो लिखना है ना वैसा सिंबल, तुम्हें बोलना नहीं है एग्जाम में, वाइवा का टेस्ट नहीं होगा। तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, ये है स्नेल्स लॉ, क्योंकि विलीबोर्ड स्नेल नामक साइंटिस्ट ने ये इसको लिया था, विलीबोर्ड। क्लियर? तो यहां से सवाल बन जाते हैं कभी कभार, लॉन्ग क्वेश्चन में बनता था, इस बार पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, पर याद कर लो क्या जाता है, छोटा सा तो है फॉर्मूला, वरना पूछ लेगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब वो तो चूज कर लोगे, मान लो ये दे दिया और बोला तो साइंटिस्ट का नाम बताओ, नहीं साइंटिस्ट का नाम मैं ज्यादा अच्छे से बता, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू है, तो सब पढ़ के चलो, मेहनत करके चलो, मार्क्स अच्छे लाओगे, और 10th का एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होगा, 9th के कंपैरिजन में इजी होने वाला है, ये तुम कार्ड बांध के रख लो। अगर 9th में जितना मेहनत किए थे उतना मेहनत करोगे तो इसमें उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये लिख के रख सकते हो तुम, ये सच्चाई है, ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं साइंस में, क्योंकि साइंस 9th से थोड़ा इजी है इन 10th। क्लियर? बस समझना है, फील करना है, फिजिक्स को फील नहीं कर पाते और डिफिकल्ट बोलोगे कैसे होगा? 9 में तो मोशन था, यहां पे तो लाइट है, कितना आसान है। तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे पहला हम देखें साइन आई अपन साइन आर, और एक फॉर्मूला क्या देखेंगे? एच स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो सी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो सी है, और दैट इज डिवाइडेड बाय भी। भी क्या है? भी है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मान लो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है वाटर का, तो तुम्हें क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, डिवाइडेड बाय या फिर अपॉन बोल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब वाटर में लाइट का स्पीड कितना है, तो उन दोनों को जो डिवाइड करोगे जो भी एक आंकड़ा आएगा वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वही मीडियम का, या फिर यहां पे जैसे एग्जांपल लिए तो वाटर का। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कुछ यूनिट नहीं होता ऐसा यूनिट, ये बस आंकड़ा होता है, मतलब 1 2 3 1.2 भी हो सकता है, तो और जैसे सेंटीमीटर मीटर यूनिट होते हैं बाकियों के, इसके नहीं होते, केजी सीएम कुछ नहीं होता इसका यूनिट, यूनिटलेस क्वांटिटी। फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स। तो किन किन फैक्टर के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का डिपेंड करता है? तो पहला तो है नेचर ऑफ मीडियम, तो एक मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो जो लाइट यूज होगा तो पहले तो उसके नेचर मतलब क्या, वो ग्लास है, मोटा है, पतला है, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी कैसा है, उसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका डिपेंड करेगा। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब कौन सा लाइट यूज हो रहा है, येलो वाला, ब्लू वाला, सर कलर वाला,
हाँ बिल्कुल, सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो वेवलेंथ उस लाइट का कितना है? वेवलेंथ एक आंकड़ा है जिसको अगर सिंबॉलिकली बोला जाए तो लामड़ा लिखते हैं, ये लिख दो, लामड़ा लिखे तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो वेवलेंथ होता है। क्लियर? टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, -5 डिग्री में, या फिर बोला जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, कितनी गर्मी में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, तो सराउंड में मीडियम कैसा है, किस मीडियम से आ रहा है वो, मतलब ग्लास में अगर मानो आ रहा है तो एयर से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, किससे आ रहा है, किस मीडियम के थ्रू वो आ रहा है ग्लास की, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच। अब देखेंगे स्पेरिकल लेंस, क्या देखेंगे? स्पेरिकल लेंस। तो जैसे स्पेरिकल मिरर था वैसे स्पेरिकल लेंसेस होते हैं। लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। मिरर रिफ्लेक्शन करते थे, लेंस क्या करते हैं? रिफ्रैक्शन करते हैं, मतलब बेंड करते हैं, लाइट रे को पूरा पीछे नहीं फेंक देते जो मिरर करता था, यहां पे बस बेंड करते हैं ये लोग। बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस, तो लेंस में दो स्पेरिकल सरफेस होते हैं, जैसे मानो ऐसा कुछ होता है लेंस, या फिर या तो दो स्पेरिकल सरफेस होते हैं या फिर एक स्पेरिकल, मान लो एक स्पेरिकल हो गया और एक क्या होता है? प्लेन सरफेस। और ये स्पेरिकल कैसे भी हो सकते हैं, जैसे देखो ये भी ऐसा भी दो स्पेरिकल सरफेस हो सकते हैं किसी भी तरह से, जैसे कनकेव और कन्वेक्स मिरर होता था वैसे कनकेव और कन्वेक्स लेंस भी होते हैं, एक प्लेन एक स्पेरिकल या फिर दो स्पेरिकल, कैसे भी बन सकता है लेंस, पर दो ग्लास मिक्स होते हैं। क्लियर? A lens is the most important optical component used in microscope। तो माइक्रोस्कोप में जो यूज होता है वो भी लेंस है, टेलीस्कोप में भी लेंस यूज होता है, कैमरा में भी लेंस यूज होता है, प्रोजेक्टर में भी लेंस यूज होता है, हमारे आंख में भी एक लेंस है, नहीं कांच का नहीं है, वो भी लेंस है, नहीं तो क्लियर, वो कांच का नहीं है पर लेंस है, दैट आल्सो रिफ्लेक्ट, दैट्स व्हाई हमारा जो इमेज क्रिएट है वो प्रोजेक्ट होता है कहां पे? रेटिना में। तो पहले तो कैमरा का काम करता है, कैमरा में स्टोरेज होता है, आंख में स्टोरेज होता है ना, ब्रेन में हमारा रिकॉल होता है, पर उसको कॉपी करके फिर हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में पेस्ट नहीं कर सकते, बस उतना डिफरेंस है, पर माइंड में हमारा भी सेव होता है। आंख कैमरा का भी काम करता है, फिर पीछे प्रोजेक्टर की तरह रेटिना में क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है इमेज, और वही इमेज हमें दिखता है जो तुम अभी मुझे देख पा रहे हो, तो तुम्हारा आंख कैप्चर करके क्या तुम्हारे रेटिना में प्रोजेक्टर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है उस इमेज को, इसलिए तुम देख पा रहे हो। जिनका रेटिना खराब हो जाता है इसलिए वो बेचारे देख नहीं पाते। कन्वेक्स लेंस एंड इट्स टाइप्स, तो इसका टाइप्स देख लो। तो पहला तो कन्वेक्स लेंस कौन सा है, तो मैं थोड़ा दिखा देता हूं यहां पे। तो ये जो लेंस है ये कन्वेक्स है, तो दो कन्वेक्स मिरर के टाइप के लेंस जो होंगे वो कन्वेक्स लेंस होंगे। तो ये है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस कैसा होगा? कनकेव मिरर कैसा था? ऐसा था। तो दोनों तरफ से अगर दो कनकेव मिरर मिल जाए तो कौन सा लेंस मिलेगा? कनकेव लेंस। क्लियर? क्लियर? तो देखो कन्वेक्स लेंस के टाइप्स देखो, तो जहां पे दो कन्वेक्स लेंस होंगे, दो कन्वेक्स लेंस होंगे, तो ये है देखो डबल कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। दोनों तरफ से एक एक कन्वेक्स लेंस जोड़ के जो लेंस बनता है उसको बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। और एक तरफ कन्वेक्स और दूसरे तरफ अगर प्लेन है तो उसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और एक होता है कनकेवो कन्वेक्स, मतलब कन्वेक्स भी होता है और पीछे की तरफ उसका प्लेन ना होकर थोड़ा कनकेव की तरह हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया होगा? कनकेव लेंस और उसके टाइप, जैसे कन्वेक्स का था, दो कन्वेक्स मिले तो डबल कन्वेक्स, वैसे दो कनकेव मिलेंगे तो डबल कनकेव लेंस, और एक प्लेन और एक कनकेव तो प्लेनो कनकेव लेंस। और एक कनकेव के पीछे थोड़ा कन्वेक्स के टाइप का अगर दिखे, जैसे ये देखो कनकेव है, ये यहां पे देखो कनकेव है, पर इसके पीछे प्लेन ना होते हुए थोड़ा कन्वेक्स टाइप का बन गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्सो कनकेव लेंस। क्लियर? डेफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंस, तो जैसे मिरर का किसी को पोल बोलते थे, किसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, किसी को फोकल लेंथ बोलते थे, किसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे, जैसे उसके टर्म्स थे, डेफिनेशन थे, वैसे इसके भी बहुत सारे टर्म होने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं टर्म की ओर बढ़ूं, थोड़ा फिर से ब्रेक ले लेता हूं, क्योंकि लगातार तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम भी बोर होने के चांसेस है तुम्हारे, और मुझे पता है कि लंबा लेक्चर होगा क्योंकि फिजिक्स है। ब्रेक लेके पढ़ो, आज नहीं हो रहा है तो कल एक बार और एक बार देखो, फिर परसों पढ़ो, 10-10 मिनट में पढ़ो, आधे घंटे में पढ़ो, जितना तुम्हारा कैपेबिलिटी है उस हिसाब से पढ़ो, पर पढ़ो, पर क्या है? पढ़ो। क्लियर?
तो थोड़ा ब्रेक ले। हाँ तो ब्रेक खत्म, 1 मिनट का ब्रेक था, तो मैं बस पानी थोड़ा पिया ब्रेक में, और क्या ही कर सकते हैं। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं वरना डिले होता जाएगा। चलो, डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस, जैसे बताया मिरर के जो सब था, इसका भी बहुत सारे वैसे टर्म रिलेटेड है पर नाम थोड़ा अलग अलग लगेगा। तो पहले कौन सा, तो पहले है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। तो जो पोल था मिरर में क्या था, सेंटर पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पोल, वैसे सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे देखो पूरा पोल के पॉइंट में पूरा मिडिल में है, पेन सिलेक्ट करके तुम्हें वो पॉइंट दिखा देता हूं, देखो ये वाली चीज, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे एक मिरर का जब फुल स्फीयर बनाने के लिए उसका जो सेंटर पे हमें पॉइंट रख के राउंडर या फिर कंपास को घुमाना पड़ेगा, उस वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। वैसे लेंस में तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक नहीं बल्कि दो दो मिरर टाइप के स्ट्रक्चर से ये जुड़ के लेंस बना है, तो इसलिए एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। एक पहले वाले लेंस का, जैसे देखो यहां पे ये जो पहले वाला लेंस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है इधर, और दूसरा जो लेंस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग है जो कि C2 है। तो एक लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है जो कि बाय कनकेव या फिर बाय कन्वेक्स है। अगर मान लो एक कनकेव और दूसरा प्लेनो कनकेव जो होता है उसमें एक होगा, क्योंकि प्लेन वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इंफिनिटी होगा, वहां पे भी दो होगा पर प्लेन वाले का पता नहीं चलेगा। क्लियर, तो लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस, वही सेम है जैसा मिरर में था। कौन सा, द पॉइंट जॉइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, यहां पे भी वही फोकस होता है, यहां पे दिया नहीं है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, वैसा पॉइंट है सारे मिरर की तरह सेम है, ऑप्टिकल सेंटर पढ़े। प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है, जैसे मिरर पे जब हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे छोड़ते थे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक जगह पे इकट्ठा होते थे, कौन से, कनकेव लेंस में, और कन्वेक्स लेंस में एक जगह इकट्ठा होने जैसा प्रतीत होते थे, और वो जिस जगह पे वो एक जगह था उसको फोकस पॉइंट बोला जाता था। वैसे लेंस में रिफ्लेक्शन तो नहीं होता, पर जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे छोड़ा जाता है तब वो सारे रे रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो एक जगह पे मीट होने जैसा होते हैं या फिर होने जैसा प्रतीत होता है हमें। तो कनकेव के केस में होता है, देखो ये रे सब आई, ये सब रे आए एक जगह पे इकट्ठा हुए, देखो इधर से सारे रे आए, इधर से सारे रे आए, क्लियर, इधर सारे रे आके इधर इकट्ठा हुए आफ्टर कन्वर्स। क्लियर, तो वो जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं फोकस। और कनकेव में क्या हुआ, वो लोग आए नहीं या फिर वो आने की तरह मीट कर रहे हैं ऐसा हमें लगा, उस वाले पॉइंट को इनका फोकस कहा जाएगा। किसको, कन्वेक्स लेंस का। तो यहां पे देखो थोड़ा उल्टा अगर लिखा गया है, बोल रहे हो तो देखो यहां पे फोकस से अगर कोई लाइट चारों तरफ जा रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चलेगा। वही सेम बात है, अगर फोकस में अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे पास कर रहा है तो उसका इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो जो इंसिडेंट रे होगा वो कहां से निकल रहा होगा, फोकस से। तो फोकस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे विल बी पास थ्रू द फोकस, और अगर इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस then the refracted ray will be parallel to principal axis. Clear? और convex lens में will be appear to pass through focus, बस उतना ऐड करना है वरना सेम रहेगा। क्लियर, और एक बात, ये जो पोल होता है एक लेंस में, वहां पे एक बात बताया भी गया था जो प्रीवियस स्लाइड में था, देख सकते हो कि जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास करता है तो उसका कोई डेविएशन नहीं होता, उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता, वो जैसे आता है वैसे चला जाता है। क्लियर, तो जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां पे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर, ये बात याद रखो, ध्यान रखो इस बात का।
अब देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो एक जो लेंस है उसके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, क्योंकि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, और हमें पता है जो फोकल लेंथ होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही दो होगा उसका फोकस पॉइंट भी दो होगा, और फोकल लेंथ भी उसका दो होगा। तो दोनों लेंस के एक एक, बिल्कुल वही सेम डेफिनेशन है, वैसे ही समझ सकते हो। बस ये जो नोट्स में थोड़े अलग अलग तरीके से दे दिया है, मैं जो बोल रहा हूं उसमें ज्यादा फोकस करो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जिस तरफ से आएगा, जिस लेंस को वो टच पहले कर रहा है, मान लो ये इधर से ये रे आया, ये रे इधर से आया, तो पहले ये कौन से लेंस को टच कर रहा है? इस वाले लेंस को। तो इसको टच करने के बाद वो जहां पे मिलेगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसको फोकस पॉइंट कहेंगे किसका? जिसको ये पहले टच करेगा। मान लो ये इधर से आता है, ये यहां पे और एक ड्रॉ कर देता हूं। मान लो ये इधर से आता, इधर से ऐसे अगर पैरेलल आता तो क्या होगा? तो ये जहां पे मिलेंगे, तो ये एक जगह पे ऐसे मिलेंगे, तो मान लो ये यहां पे मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये फोकस होगा किसका? ये पहले जिसको टच करेगा, जो कि सेकंड वाला लेंस है। तो जिसको पहले टच करेगा पैरेलल वाला रे, और जब कन्वर्ज होगा जो फोकस पॉइंट मिलेगा वो पहले वाले जिसको टच करेगा उसका फोकस पॉइंट होगा। क्लियर? वैसे तो डाइवर्ज वाले लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस में भी वही फंडा लगेगा, जिसको पहले टच करेगा और उससे डाइवर्स होने के बाद जो प्रतीत होगा मिलने का, उसको उसका फोकस पॉइंट कहेंगे। तो फोकस पॉइंट निकालने का सबसे बेहतर तरीका प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज छोड़ दो, जहां पे वो मीट करेंगे वो उनका फोकस है। क्लियर? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो यहां पे भी कुछ रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के लेंस में। मिरर के साथ थोड़ा थोड़ा तो लगाव रखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों लाइट के फेनोमेना है, और एक घर के दो बच्चे पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। हो सकते हैं पर डीएनए तो मैच करेगा। एक माँ बाप के अगर दो औलाद है, वैसे लाइट के दो औलाद है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, रिलेटेबल है, मजाक कर रहा हूं, थोड़े ना ये लोग कोई इंसान है जो इनकी शादी हुई है, इसके बच्चे हुए हैं, वो छोड़ो। तो यहां पे लाइट जो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं, वहां पे पहला रूल, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है लेंस की तरफ, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके थ्रू पास करेगा? थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस। क्लियर? ये पहला रूल। सेकेंड रूल, a ray of light passing through the optical center of lens goes straight without suffering any deviation। जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, पहले भी बोला, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर कोई भी लाइट रे पास कर रहा है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है सेंटर के साथ, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? हेड मतलब पूरा हेड ऑफिस इसके हाथ में है, या सेंटर से जा रहा है, सेंटर में कोई डेविएशन, उन पे कोई रूल लगा नहीं हो, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर पे नो रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट रूल, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो अगर कोई लाइट रे लेंस की तरफ फोकस में से पास करके आ रहा है, अगर पैरेलल आ रहा था तो फोकस के थ्रू पास कर रहा था रिफ्लेक्टेड रे, अगर फोकस की तरफ थ्रू पास करके आ रहा है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? ये पूरा दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये मिरर में भी जैसा था लेंस में भी वैसा है। क्लियर? अब देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के वही कम है थोड़े। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, तो जो कन्वेक्स लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है, उसमें क्या होगा? उसमें तुम्हारा जो इमेज होगा इस वाले लेंस में, ये कनकेव लेंस है, तो यहां पे क्या होगा? When an object lies infinity, a real inverted and highly diminished image is formed on other side of lens in its focal plane। तो फोकल प्लेन पे इमेज फॉर्म होगा दूसरी तरफ। क्लियर? ये याद रखो, टेबल डायरेक्ट दिखा देने से होता, बस इमेजिनेशन के लिए तुम्हें बता दे रहा हूं सारा कुछ। तो यहां पे क्या होगा? देखो, और एक पॉइंट है, when object lies beyond 2f, when an object lies beyond 2f, तो 2f के बियॉन्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, अगर वो आ रहा है, तो
वो 2f मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर कुछ लाई कर रहा है तो इट्स रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल होगा, उल्टा होगा, और डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज फॉर्म होने वाला है किनके बीच, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। क्लियर। और जब ऑब्जेक्ट लाइस एट 2f, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लाई करेगा तो कहां भी फॉर्म होगा इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होगा, वही सेम साइज का होगा, रियल होगा, और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। मिरर के साथ बहुत इनका सेम होता है यार, नाता बहुत सेम होता है। When object lies between f and 2f, जब कोई ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच लाई करता है in front of a convex lens, its real inverted and magnified image is formed beyond 2f on other side of lens। तो एक कन्वेक्स लेंस में ये जो दिया गया है, ये कन्वेक्स लेंस है, सारा जो कुछ हम देख रहे हैं, जिसमें बाहर की तरफ वो कन्वेक्स, अंदर की तरफ हुआ तो कनकेव। ये यहां से सब कन्वेक्स है, कन्वेक्स सही था पूरा, ये कनकेव नहीं है, कनकेव दूसरा वाला है, हम कन्वेक्स से इसको पढ़ रहे हैं। चलो, तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट, तो इस वाले में थे व्हेन ऑब्जेक्ट लाई किनके बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, जब कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, अगर आ रहा है, तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। रियल होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा इमेज, किससे, ऑब्जेक्ट से, जब ये लेंस के पास आ रहे हैं। हम मिरर में देख रहे थे कि जैसे इमेज दूर जा रहा था वो छोटा होता जा रहा था, और लेंस में देख रहे हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, वहां पे भी ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट दूर जाता जाता था तो इमेज छोटा होता जाता था। वैसे जितना पास ऑब्जेक्ट रहेगा, वो चाहे लेंस हो या चाहे मिरर हो, वो उतना बड़ा दिखेगा, और जितना दूर जाएगा उतना छोटा इमेज फॉर्म होगा। क्लियर। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइस एट f, तो जब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बहुत पास आ जाएगा, तो कन्वेक्स लेंस में देन रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज दिखेगा, बहुत बड़ा, अपने साइज से बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत 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 बड़ा। क्लियर। ये बहुत 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 और बहुत बड़ा में फर्क है, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा, ये थोड़ा मतलब बड़ा होता जा रहा है। हाईली मैग्नीफाइड, जैसे मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, ये टर्म को समझो, थोड़ा थोड़ा ज्यादा, बस मैग्नीफाइड लिखोगे नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोल भी रहा हूं वैसे हिंदी में बहुत 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 करके। ये कॉमेडी नहीं है, मतलब दिस इज द रियलिटी। साइंस में एक छोटा सा टर्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम एक यूनिट छोड़ देते हो, मान लो तुमने आंसर पूरा सही निकाला है, फिजिक्स में बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारा आंसर मान लो 20 cm आना चाहिए एक लेंथ, और तुमने बस 20 लिखा है, तो वहां पे तुम्हारे आधा मार्क काट लेता है एग्जामिनर। और अगर ऐसा मिस्टेक 4 जगह हो गया तो तुम्हारे 2 मार्क कट गए, और अगर 5-6 जगह 10 जगह हो गए ना, तो तुम्हारा एक परसेंटेज घट गया टोटल में से, एक सिली मिस्टेक की वजह से। तो इसलिए एक छोटा भी मिस्टेक हमें नहीं करना है, पूरा वर्ड बाय वर्ड। और इस बार तो एमसीक्यू आने वाले हैं, एमसीक्यू जितना अच्छा है, जितना स्कोरिंग है, उतना बुरा भी हो सकता है अगर तुम थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक कर रहे हो। और एमसीक्यूज के जो ऑप्शन होते हैं, तो मैं एक पॉइंट यहां पे बता देता हूं, यहां पे बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं बोल के, जो भी एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो कोई ऐसे तैसे लिख नहीं देते हैं, वो कुछ बच्चों में प्रैक्टिकली किया जाता है। और बहुत से बच्चे जब एग्जाम देते हैं, तो कुछ ऑप्शन जो कॉमनली बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, मतलब थोड़ा सा सिली मिस्टेक होने पर जो आंसर आने वाला है, बाकी जो 3 गलत जवाब होते हैं वो वैसे होते हैं। तो इसलिए हमेशा अलर्ट रहो, अच्छे से पढ़ो। कोई मिस्टेक क्यों करें यार, हम जकास क्लासेस के बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, फोड़ेंगे हम एग्जाम में, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें लाइन बाय लाइन सारा कुछ। हाँ, तो देखो, when an object lies between the optical center O and the principal focus f of a convex lens, जब कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, मतलब बहुत पास आ गया लेंस की, तो अब कैसा इमेज फॉर्म होगा, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होने वाला है, इरेक्ट होने वाला है ये इमेज, और मैग्नीफाइड होने वाला है ऑन दी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। तो उसी साइड फॉर्म होगा जिस साइड में इमेज होगा, बाकी में क्या ऑपोजिट साइड में फॉर्म होता था। ये देखो टेबल याद कर लो, कन्वेक्स लेंस के जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, ये साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, ये सारा याद करना है। टेबल देखो,
दो जो बड़े बड़े हैं उनमें टेबल दे दिया है। ये सारा टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कैसे एक एक एमसीक्यूज बन जाएंगे और एक एक मार्क का वेटेज रखेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। यहां से बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, ये याद करो। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा लंबा होता है तो उसके चांसेस जितने हैं एमसीक्यू में आने के, इनके चांसेस कुछ बहुत ज्यादा है उनसे, क्योंकि इससे बन सकता है। अगर बोल दिया इफ द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी सो प्लीज इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर बोल दिया साइज ऑफ द इमेज, और या फिर नेचर ऑफ इमेज, कुछ भी पूछ सकता है। तो पूरा टेबल याद कर लो और रट्टा मार लो, बहुत टाइम है एग्जाम में तो तुम याद कर सकती हो इसको, या फिर हो जाएगा यार, कौन सी बड़ी बात है। नोट्स में प्रिंट करके रखो, रिवीजन के टाइम काम आएंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कन्वेक्स की देख ली, अब कनकेव की देखेंगे। तो यहां पे देखो लेंस में रूल्स अलग अलग हो रहे हैं, जबकि मिरर में चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो वो रूल सेम थे। तो कनकेव में क्या हो रहा है कि जब कोई पैरेलल रे आ रहा है लेंस की तरफ, तो कनकेव में तुम देख रहे थे कि जो रे आ रहा था वो ऐसे कन्वर्ज हो जा रहा था, मतलब फोकस की तरफ बढ़ रहा था, पर ये डाइवर्ज हो जा रहा है, ये दूसरे दिशा में दूर भाग रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, पर उसका अगर बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो वो फोकस में टच कर रहा है। क्लियर। और यहां पे भी पहले के जैसे अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई लाइट रे पास कर रहा है तो वो डेविएट नहीं होने वाला, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। क्लियर। तो इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो देखो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज एक कनकेव लेंस में कैसा फॉर्म होगा और कहां पे फॉर्म होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस, ए वर्चुअल मतलब वर्चुअल इमेज, रियली इरेक्ट सीधा इमेज, उल्टा नहीं सीधा इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज मतलब बहुत छोटा इमेज फॉर्म होगा कहां पे, प्रिंसिपल फोकस में। फोकस में ये इमेज फॉर्म होगा, मतलब कितना छोटा, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला इतना छोटा इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था देखो। क्लियर। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर या फिर इंफिनिटी, इनके बीच अगर कहीं पे लाई कर रहा है कौन, एक ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच अगर कहीं पे भी लाई कर रहा है, वो चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, फोकस वाला पॉइंट हो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर हो, या फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस हो, कोई भी पोजीशन हो बट इंफिनिट नहीं होना चाहिए, वहां पे कहां पे इमेज फॉर्म होगा, पोजीशन बिटवीन, देन इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा, एंड इज फॉर्म बिटवीन, और कहां पे फॉर्म होगा, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच। वो चाहे कोई भी पोजीशन हो ऑब्जेक्ट का, इमेज का पोजीशन एक होगा ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रिंसिपल, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच होगा। क्लियर। टेबल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, नोट्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अलॉन्ग विद इंपोर्टेंट नोट्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन का भी लिंक डाल दिया होगा या फिर आई बटन में कहीं पे एक तो छोड़ा ही होगा। क्लियर। पावर ऑफ ए लेंस, तो ये जो मैंने चश्मा पहना इसका एक पावर होता है, सबके चश्मे का जो ग्लासेस स्पेक पहनते हैं जितने भी लोग, सबका अलग अलग पावर होता है, तो वो निकालते कैसे है, तो वो जो लेंस के हिसाब से, वो असल में ग्लास का पावर मतलब वो लेंस का पावर होता है, वो लेंस कितना पावरफुल है। तुम्हें पता है कि जो एक कन्वेक्स लेंस है, कि मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है, और कनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है। कनकेव लेंस ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, जबकि कनकेव लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है। क्लियर। तो इसमें पावर अलग अलग होती है। पहले बात तो जान लो कि जो कन्वेक्स लेंस होता है इसका पावर होता है पॉजिटिव, मतलब +1 +2 +3 +1.25 +0.25 +0.5, ये जो आंकड़ा नंबर होता है चश्मे का नंबर, ये सब कौन से लेंस में बने हुए होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। क्लियर। और इनको ना पास का नहीं दिखता, मैं बता दे रहा हूं, इनको पास का नहीं दिखता, छोटा अक्षर नहीं दिखता, ये होता है कन्वेक्स लेंस। बट कनकेव लेंस में क्या होता है, ये नेगेटिव पावर होता है, और इनको दूर का नहीं दिखता, बहुत दूर का हो सकता है जिसका बहुत कम पावर है, +1 +2 +2.5, उनको थोड़ा ज्यादा दूर का नहीं दिखता, ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा लास्ट बेंच से,
या फिर अगर बहुत ज्यादा पावर है 6 तो इनको पास का भी नहीं दिखता, क्योंकि उनको पास भी दूर लगने लगता है ज्यादा पावर हो जाने पर इसमें नेगेटिव पावर होता है। तो पावर क्या होता है, जैसे हमने देखा एक लेंस का फोकल लेंथ, एक लेंस था, जो लेंस था उसका फोकल लेंथ था, और 1/f 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू पावर। तो पावर क्या होता है एक लेंस का, 1 फोकल लेंथ, और ये जितना होगा ये उस चश्मे का पावर है, और पावर का यूनिट क्या है, डायोप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं। अब लेंस फॉर्मूला भी देख लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं इसको। क्लियर? 12th में इसको बहुत डिराइव भी करोगे, खुद डेरिवेशन करोगे इसका लेंस मेकर फॉर्मूला का, और मैं ही कराऊंगा शायद तुम्हारे 12th जाते जाते, हम भी पढ़ाते चलेंगे, जो लग रहा है तुम्हारे 12th के टाइम हम आगे होंगे फिजिक्स पढ़ाने। तो यहां पे देखो, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f इज, तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और फोकल लेंथ क्या है, f है। तो इनके बीच एक रिलेशन है, 1/v 1 इमेज डिस्टेंस सब्सट्रैक्टेड टू 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। तो अगर काट देते हैं हम इमेज डिस्टेंस 1 इमेज डिस्टेंस को, किससे, 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, तो हमें क्या मिलेगा, 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर? तो यहां पे एक लीनियर मैग्निफिकेशन का नाम दिया गया है, लीनियर मैग्निफिकेशन m is defined by ratio of size of image to size of object। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन, एक ग्लास कितना मैग्नीफाई कर रहा है या फिर डिमिनिश कर रहा है, तो जो इमेज फॉर्म होगा उसका हाइट डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का हाइट था उसको अगर डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलता है, मैग्निफिकेशन मिलता है, जो m होता है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मिरर में लेंस का भी बिल्कुल सेम है, बस क्या होता था मिरर में, m इज इक्वल्स टू, तो मिरर में था m इज इक्वल्स टू h डैश बाय h इक्वल्स टू माइनस v बाई u, पर यहां पे माइनस नहीं होता, बस v बाई u होता है लेंस में। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, सेम बोल के याद कर दोगे तो गलत हो जाता है एग्जाम में न्यूमेरिकल। ध्यान से बोल रहा हूं, मिरर में माइनस v बाई u होता है, लेंस में बस कोई माइनस नहीं लगता है, v बाई u होता है। क्लियर? इसी के साथ तुम्हारा ये वाला लंबा, इतना लंबा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 या फिर बोल सकते हो क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 होता है समाप्त। तो जाते जाते मैं बता देना चाहूंगा कि हम इस साल मैथ, साइंस और इंग्लिश का फुल सिलेबस लेक्चर वीडियोस along with exercise solution and imported notes in the description box डालने वाले हैं। तुम्हारे एग्जाम से पहले डालने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं with exercise solution। तो ये क्वालिटी कंटेंट विद स्ट्रेटेजी वीडियो एंड अपडेट्स इन द टेलीग्राम चैनल और इंस्टा ट्विटर में कांटेक्ट करने के लिए या फिर दोस्त बनने के लिए तुम उसके लिंक में जा सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सीधा नीचे या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।